अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वैंस व्लॉग पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सबको मालूम है कि हमने फारशुलकार्ड, जो कि जर्मनी का एक मशहूर मारूफ लर्निंग सिस्टम है, उनके ताउन से उर्दू ज़बान में जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी के लिए वीडियो सीरीज़ शुरू की हुई है। हमने अब तक अपने 12 टॉपिक से 12 थीमा मुकम्मल कर ली हैं और आज हम 13वां टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि टेक्निकल कंडीशंस के हवाले से है। इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स भी हैं जो कि ऑटोमोटिव की फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को, टर्म्स को वो आसान करके आपको बताएं, क्योंकि टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है और हम आपकी आसानी के लिए मज़ीद इसको आसान करेंगे। इसमें कुल 130 सवालात हैं, तो कुल मिलाकर 4 वीडियोस इस टॉपिक की बनेंगी, जिसमें 2 वीडियोस 35-35 सवालात की होंगी और 2 वीडियोस 30-30 सवालात की होंगी। तो चलिए और शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक नंबर 13। पहला सवाल है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोड वर्थीनेस ऑफ अ लाइसेंस्ड व्हीकल। अगर एक गाड़ी है तो ये कौन ज़िम्मेदार है कि वो गाड़ी रोड पर चलने के काबिल हो, उसका टेस्ट हुआ हो, वो गाड़ी अच्छी हालत में हो। अगर कोई उसको चेक करता है, कंट्रोले होता है सड़क के ऊपर, कोई देखता है कि वो गाड़ी में कोई मसला है या उसका जो आपने टेक्निकल कोई इसमें कोई तब्दीली हुई है, जो 2 साल के बाद गाड़ी चेक होती है, अगर वो चेक नहीं हुई, सारी चीज़ें कि गाड़ी रोड पे चलने के काबिल है कि नहीं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ड्राइवर। बिल्कुल, जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रहा है, उसको ये पता होना चाहिए कि ये गाड़ी रोड पे चलने के काबिल है भी कि नहीं। अब रोड पे चलने के काबिल में चीज़ें बहुत सी आ सकती हैं कि गाड़ी जो है वो जहरीली गैसेस का अखराज तो नहीं करती, गाड़ी जो है वो अच्छी हालत में है, माहौल दोस्त गाड़ी है, या गाड़ी के तमाम फंक्शंस प्रॉपर काम कर रहे हैं और गाड़ी के अंदर टुफ से जो इनका इदारा है वो वहाँ से गाड़ी जो इसका हॉप अंडरसुखुंग होती है, जो ऑफिशियल इंस्पेक्शन होती है, वो हुई है कि नहीं। मोटर लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि गाड़ी रोड, उन्होंने बस आपकी गाड़ी को एक इंश्योरेंस देनी है, एक तरह की सिक्योरिटी देनी है। बाकी काम कि वो गाड़ी रोड पे चलने के काबिल है कि नहीं, गाड़ी का चेक, गाड़ी बराबर चेक हो रही है कि नहीं, आप वर्कशॉप पे जाकर गाड़ी में कोई ख़राबी है उसको दुरुस्त करवा रहे हैं कि नहीं, उसका ताल्लुक लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी से नहीं है। ऑनर, जो गाड़ी का मालिक है या जो गाड़ी चला रहा है, ये दोनों जिम्मेदार हैं इस चीज़ के कि गाड़ी रोड पे चलने के काबिल हो। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, जो कि है, व्हाट मस्ट यू डू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एंड यू नोटिस दैट योर व्हीकल इज़ नो लॉन्गर रोड वर्दी। आप गाड़ी चला रहे थे और आपको गाड़ी चलाते हुए एहसास हुआ कि जो आपकी गाड़ी है वो रोड पे चलने के काबिल नहीं है। कोई वजह हो सकती है, टायर फट गया हो, या फिर आपकी गाड़ी में जो सीट बेल्ट्स हैं वो ठीक काम ना कर रही हो, आपको एयर बैग से कोई बज़र आ रहा हो, कोई इंडिकेशन आ रही हो, या इंजन से कोई आवाज़ आ रही हो, जो थोड़ा मतलब कोई भी शोर ऐसा जो कि एक तब्दीली है गाड़ी के अंदर, जो कि आम हालात में नहीं होती, आपने उसको महसूस कर लिया है आवाज़ से या फिर किसी और चीज़ से, और आपको पता लग गया ये गाड़ी रोड पे चलने के काबिल नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? कंटिन्यू ओनली व्हेन द डैमेज हैज़ बीन रिपेयर्ड। बिल्कुल, अपना आप दोबारा गाड़ी सड़क पे तब लाएंगे या अपने सफ़र दोबारा तब करेंगे जब आपको श्योर हो और आप ये बात कि आपकी जो गाड़ी है वो उसका जो उसमें जो मसला था वो ठीक हो चुका है। डैमेज हैज़ बीन रिपेयर्ड, जो गाड़ी में कुछ अगर कुछ मुतासिर हुई थी कोई जगह, वो दोबारा से रिपेयर हो गई है, आपने उसको ठीक करवा लिया है। प्रोसीड टू द नेक्स्ट ऑथोराइज डीलर, कि गाड़ी चलाते हुए आपके महसूस हुआ गाड़ी रोड पर चलने के काबिल नहीं है, तो आप फ़ौरन से जो गाड़ी का डीलर है उसके पास चले जाएं। इससे कि फ़ौरन नई गाड़ी ले लें या कोई और, ये आंसर दुरुस्त नहीं है। ऑथोराइज डीलर के पास नहीं जाना, अगर जाना है तो वर्कशॉप पे जाना है। डीलर तो गाड़ियों की डीलिंग करता है, नई गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ, तो वो नेक्स्ट ऑथोराइज डीलर के पास चले जाएं फ़ौरन से। अगर आपको गाड़ी से आवाज़ें आ रही हैं, कोई मसला है गाड़ी के अंदर, तो फ़ौरन से नेक्स्ट आप ऑथोराइज डीलर के पास जाए। यहाँ से जवाब दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर आपने जाना है, अगर यहाँ ये लिखा कि फ़ौरन से आप अगर आपके रोड पर कोई आपको वर्कशॉप नज़र आती है वहाँ चले जाएँ, वो जवाब शायद दुरुस्त होता, ये दुरुस्त नहीं है। टेक द व्हीकल आउट ऑफ द ट्रैफिक एज क्विकली एज पॉसिबल, और जैसे ही आपको महसूस हो कि गाड़ी रोड पर चलने के काबिल नहीं है, कोई मसला हो गया, तो जितनी जल्दी हो सके गाड़ी को ट्रैफिक से निकाल लें, कहीं वर्कशॉप पे ले जाएं या अपने घर ले जाएं, लेकिन ट्रैफिक में गाड़ी मज़ीद ना चले। ये 2 जवाब इसके दुरुस्त हैं। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, विच डिफेक्ट्स ऑफ अ व्हीकल कैन रिजल्ट इन अ डेंजर फॉर रोड ट्रैफिक। गाड़ी के वो कौन से मसले हैं जो गाड़ी में कुछ डिफेक्ट आ गई, कोई ख़राबियाँ, कोई खामियाँ आ गई, जो कि दूसरी ट्रैफिक जो रोड पे उसके लिए ख़तरे का बाइस बन सकती हैं। डिफेक्टिव रेयर लैंप, अगर गाड़ी की पिछली वाली जो लाइटें हैं
वो सही से काम नहीं कर रही। बिल्कुल अंधेरे में अगर आपने अपनी गाड़ी की पिछली लाइट्स को ऑन करना है ताकि पीछे वाली गाड़ी को नज़र आ सके कि उसके आगे एक गाड़ी है, अगर वो लैंप्स ही ख़राब हैं, रेयर लैंप आपकी गाड़ी के ख़राब हैं, काम नहीं कर रहे, तो रात के अंधेरे में ये ख़तरा हो सकता है पिछली वाली गाड़ी के लिए। वॉन टायर्स, अगर आपके टायर घिसे हुए हैं, पुराने टायर हैं, ये भी एक ख़तरा हो सकता है आपकी रोड दूसरी गाड़ियों के लिए, क्योंकि आपकी गाड़ी जो है उसके टायर घिसे हुए हैं, वो फ़ौरन से टायर ख़राब हो सकता है, कोई मसला हो सकता है, इस वजह से बाकी ट्रैफिक के लिए मसला क्रिएट हो सकता है। तो घिसे हुए टायर भी दूसरी रोड पे जो ट्रैफिक है उसके लिए ख़तरे की अलामत है। इनसफिशिएंट ब्रेकिंग इफ़ेक्ट, अगर आपकी गाड़ी का जो ब्रेकिंग इफ़ेक्ट है वो काफ़ी नहीं है, वो नाकाफ़ी है, वो इतना अच्छा ब्रेकिंग से नहीं, अगर आप उसको ब्रेक दबाते हैं वो बहुत दूर जाके रुकता है, जो नॉर्मली उसको उसमें जो उसके ब्रेक्स हैं, डिस्क ब्रेक, कोई भी ब्रेक्स जो सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा, ब्रेकिंग इफेक्ट अच्छा नहीं है, तब भी दूसरी गाड़ी के लिए मसला हो सकता है, क्योंकि आपसे एक फासले पर एक गाड़ी जा रही है, आपने ब्रेक लगाया और वो सफिशिएंट कुछ फासले पर जाके बल्कि थोड़ा ज़्यादा फासला तय करके रुका, हो सकता है इस दौरान आपकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाए, फुटपाथ पे टकरा जाए। तो ये तीनों चीज़ें रोड ट्रैफिक के लिए खतरे की बाइस है, खतरे का अलामत है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। यू वांट टू यूज़ अ मोटर व्हीकल पब्लिक रोड, व्हाट मस्ट यू ऑब्जर्व, कि आप अपनी गाड़ी को रोड पे चलाना चाहते हैं, आपको क्या किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। द मोटर व्हीकल मस्ट बी रोड वर्थी, सबसे अहम चीज़ कि जो गाड़ी है वो रोड पे चलने के काबिल हो, उसकी जो जांच पड़ताल है वो उसका जो टाइम है उस पर हुई हो, गाड़ी की हर चीज़ मुनासिब हो, ब्रेकिंग सिस्टम काम करता हो, हर चीज़ गाड़ी रोड पे चलने के काबिल हो बस। द मोटर व्हीकल मस्ट बी रोड वर्थी। द मोटर व्हीकल मस्ट बी कवर्ड बाय लाइबिलिटी इंश्योरेंस, ये आंसर भी दुरुस्त है, क्योंकि आपको पता है कि जर्मनी में ख़ास तौर पर या यूरोप में अगर आपने अपनी गाड़ी रोड पर लानी है तो उससे पहले उस गाड़ी की इंश्योरेंस होनी चाहिए। अब वो डिफरेंट इंश्योरेंसेस है, जिसके अंदर टाइल कास्को आती है, फुल कास्को आती है, ये डिफरेंट उसकी जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई है वो समझते हैं इस चीज़ को। हम ये डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी गाड़ी लाइबिलिटी इंश्योरेंस होनी चाहिए। आई मस्ट बी द, देखें अगर आपने रोड पे गाड़ी चलानी है तो इसकी ये शर्त नहीं है कि आप गाड़ी के ऑनर हो, गाड़ी के मालिक भी हो। हो सकता है कि आपके किसी रिश्तेदार की गाड़ी हो, आप आप अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में गाड़ी चला रहे हैं जो कि कंपनी की मलकियत है। अहम यह है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, लेकिन रोड पे चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप गाड़ी के मालिक भी हों। तो ये आंसर बहरहाल इसका नहीं हो सकता। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। What is required when your vehicle is no longer covered by motor liability insurance? आपकी जो गाड़ी की इंश्योरेंस है वो ख़त्म हो गई है, कोई भी वजह हो गई है, लेकिन इंश्योरेंस अब आप इस तरह इसको ले लें कि गाड़ी की इंश्योरेंस थी वो आपने 1 साल के लिए करवाई थी, आपने उसको एक्सटेंड नहीं करवा सके, या कोई वजह ले लें कि गाड़ी की इंश्योरेंस अब नहीं है, तो क्या होगा। द व्हीकल मस्ट बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रेशन सेंटर, नहीं, आपने गाड़ी को रजिस्ट्रेशन सेंटर में जमा नहीं करवाना, गाड़ी आपकी मलकियत है, आप गाड़ी अपने पास रखें। रजिस्ट्रेशन सेंटर में जो आपका कोई भी फ्यूरिशन स्टेल या कोई भी है, आपने किसी ऑफिस में जमा नहीं करवाना। हाँ, मे नो लॉन्गर बी यूज इन रोड ट्रैफिक, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो गाड़ी रोड पर भी नहीं आएगी, इंश्योरेंस होगी तो गाड़ी रोड पर आएगी। सबसे अहम चीज़, मस्ट बी डी रजिस्टर्ड एट द रजिस्ट्रेशन सेंटर, बिल्कुल आपने अपनी गाड़ी को रजिस्टर करवाया हुआ था रजिस्ट्रेशन सेंटर के अंदर, कार रजिस्ट्रेशन सेंटर के अंदर, बिहोड़े के अंदर, आपने वहाँ से अपनी गाड़ी को डी रजिस्टर करवाना है, क्योंकि आपकी गाड़ी अब रोड पे नहीं चल सकती, इंश्योरेंस ख़त्म हो गई है। ये इसके आंसर्स हैं। मैंने पहले भी बताया, अगर आप मज़ीद हेल्प देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर मज़ीद हेल्प भी देख सकते हैं। मोटर व्हीकल में नोट बी यूज पब्लिक रोड विदाउट लाइबिलिटी इंश्योरेंस, ये उन्होंने यही वजाहत की है जो मैंने बताई। और आप अगर मज़ीद चाहें तो आप ई बुक के अंदर जाकर कि किस तरह टुफ का जो काम है वो होता है, आपको कैसे पता लगेगा कि 2 साल कितना टाइम हो गया आपको अपनी गाड़ी की हाउ इंटरसोखूंग या ऑफिशियल इंस्पेक्शन करवाए हुए, और ये सारी चीज़ें इतनी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग आपको तफसील से हर चीज़ बताएंगे। अगला सवाल है हमारा, व्हाट मस्ट यू टेक इनटू कंसिडरेशन व्हेन चेकिंग टायर प्रेशर, आप जब गाड़ी का प्रेशर चेक कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें अपने जहन में रखनी होंगी। लोड, नंबर ऑफ़ पैसेंजर इन द कार, सबसे अहम चीज़ कि आपने देखना है कि आप एक सफ़र पर जा रहे हैं तो गाड़ी के ऊपर आपने जो लोड डाला है या गाड़ी में जो लोग बैठे हुए हैं उसके हिसाब से अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर को चेक करना है कि ये काफ़ी है भी कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। टायर का टेम्परेचर भी चेक करना है कि अगर टायर गर्म हो रहा है तो पहले उसको ठंडा हो लेने दें, या टायर का टेम्परेचर क्या है। तो आपने जब भी टायर को चेक करना है, टायर प्रेशर को, तो उसके टेम्परेचर को भी चेक करना है
और ये भी चेक करना है कि गाड़ी में कितने मुसाफिर हैं या गाड़ी पे कितना सामान है, तो उसी हिसाब से आपकी टायर में हवा होनी चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। मटेरियल ऑफ द व्हील्स, देखिए आप कोई मटेरियल या मेटलर्जी के इंजीनियर नहीं है कि आप जो है व्हील के मटेरियल को चेक करें। आपको सिर्फ सरोकार है टायर प्रेशर चेक करने से, ना कि उसका मटेरियल किस चीज़ का है, उसमें कितनी प्योरिटी है, इम्प्योरिटी है, खालिस है कि नहीं। बस आपने अपनी गाड़ी के प्रेशर को अपने लोड और पैसेंजर्स कितने हैं, मुसाफिर कितने हैं, उस हिसाब से, या गाड़ी का टेम्परेचर भी आपने प्रेशर चेक करते हो। ये दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। यू वांट टू सेट ऑफ इन एन ऑटोमेटिक कार। हाइड्रोलिक कन्वर्टर, एक ऑटोमेटिक कार है जिसमें हाइड्रोलिक कन्वर्टर यूज़ हो रहा है। ये भी टेक्निकल चीज़ है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर ज़रूरत होगी हम ज़रूर जाएंगे। वट मस्ट यू नो, आपको क्या जानना चाहिए। द इंजन रेवोल्यूशंस मस्ट बी रेज कंसिडरेबली सो डैट द इंजन डज नॉट स्टॉल। के आप अपनी गाड़ी के जो आरपीएम्स हैं, जो अपनी गाड़ी आपने गियर पे डाली हुई है, आप उसकी रेवोल्यूशंस को मैक्सिमम लिमिट पे ले जाएं ताकि आपकी गाड़ी जो है, आपका जो इंजन वो ना रुके। देखिए इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये कहा जाता है कि इंजन रेवोल्यूशंस को जितना हो सके आप आरपीएम कम से कम फ़ौरन से गियर चेंज कर लें। तो ऐसी तो कोई शर्त नहीं है कि आपकी गाड़ी इसलिए कि वो इंजन ना रुके आप अपनी गाड़ी के रेवोल्यूशंस को या उसकी जो उसकी गरारियाँ हैं उसकी स्पीड को और बढ़ा लें। नहीं, ये कोई ताल्लुक नहीं है इससे। व्हेन सेलेक्टिंग अ गियर द कार मस्ट बी एज ए रूल बी हेल्ड बाय द सर्विस ब्रेक्स। ये एक बुनियादी शर्त है। ऑटोमेटिक कार के अंदर आपने जब कभी भी आपने कोई गियर सेलेक्ट करना है, उसमें डिफरेंट गियर होते हैं, ड्राइव का होता है, न्यूट्रल होता है, पार्किंग का होता है। तो अगर आपने कोई भी गियर सेलेक्ट करना है तो ये ऑटोमेटिक कार की एक बुनियादी शर्त है कि सर्विस ब्रेक को आपने हेल्ड करना है, पकड़ना है, उसके साथ आपने कोई गियर सेलेक्ट करना है। जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी आप चलाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे क्या मुराद है। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि जब कभी भी आपने कोई गियर सेलेक्ट करना है ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर, तो वो एज़ पर रूल बी हेल्ड बाय द सर्विस ब्रेक्स। तो आपने सर्विस ब्रेक्स को पकड़कर अपने कोई गाड़ी का कोई भी गियर सेलेक्ट करना है। ड्राइव का गियर हो सकता है, पार्किंग का, न्यूट्रल, बहुत सारे हैं। द सेलेक्टर लेवल मस्ट ओनली बी मूव्ड व्हेन द इंजन, देखें आपने अपनी जो सेलेक्टर आपने गाड़ी का चेंज करना है, कोई भी सेलेक्टर गियर को आपने सेलेक्ट करना है, तो वो ज़रूरी है कि पहले इंजन रुकाओ फिर करें। ऐसी कोई शर्त नहीं है, ना मैनुअल में ना ऑटोमेटिक में, ऐसी कोई शर्त नहीं है। हम यहाँ ऑटोमेटिक को देख रहे हैं, तो ना आपने हाई इंजन के रेवोल्यूशन को आपने रेस करना है, ना बढ़ाना है ऑटोमेटिक के अंदर। ये तो बहरहाल ये तो आप माहौल दोस्त चीज़ भी नहीं है कि आप अपनी गाड़ी के हर गियर को मैक्सिमम कैपेसिटी पे यूज़ करें, आप उसको उसके भरपूर स्पीड पे ले जाएं फिर गियर चेंज करें। जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ती है आप कोशिश करें अगले गियर पे चले जाएं ताकि गाड़ी पे दबाव कम पड़े। और ये है कि बस इसमें ये जवाब दुरुस्त है कि आपने जब कभी भी ऑटोमेटिक कार के अंदर कोई भी गियर सेलेक्ट करना है तो गाड़ी सर्विस ब्रेक पकड़ के आपने उसको अपने कंट्रोल में लेके फिर गियर चेंज करना है। ये हम आपको आगे अगर कोई हम वीडियो बनाएंगे सवाल तो ज़रूर बता देंगे। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पे, जो कि है व्हाट मस्ट यू रिमेंबर विद रिगार्ड टू टायर प्रेशर। टायर प्रेशर के हवाले से आपको क्या ज़हन में रखना चाहिए। टू चेक द एयर प्रेशर रेगुलरली इंक्लूडिंग डेट ऑफ स्पेयर व्हील। बिल्कुल, आपकी एक गाड़ी का एक एक्स्ट्रा व्हील आपने अपनी पांचवा पहिया जो अक्सर हम अपनी गाड़ी में रखते हैं, जो कि मुश्किल वक्त में हमारे काम आता है, स्पेयर हमने उस करके रखा हुआ है उसका, और गाड़ी का प्रेशर आपने रेगुलरली बाकी पहियों का आपने रेगुलरली चेक करना है। सबसे अहम चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है कि टू चेक द एयर प्रेशर रेगुलरली। आपने मुतवातिर मुसलसल जो है दबाव जो प्रेशर है गाड़ी के पहियों का वो चेक करना है, ना सिर्फ 4 पहियों का बल्कि उस 5वें पहिए का भी, जो कि आपकी गाड़ी में एक इजाफी पहिया है जो कि आपने मुश्किल वक्त के लिए रखा हुआ है। टू रिड्यूस द एयर प्रेशर बिफोर लॉन्गर ट्रिप्स। नहीं, ये कह रहे हैं कि आपने अपनी गाड़ी के प्रेशर के हवाले से ये ध्यान में रखनी है कि आपने जब लंबे सफ़र पे जाना है तो एयर प्रेशर को, गाड़ी में जो प्रेशर उसको कम कर दें। ये तो किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है आपने हमेशा अपनी गाड़ी के अंदर पहियों में उतनी हवा भरनी है, उतना प्रेशर रखना है जितना कि हमारी गाड़ी जिसने बनाई है, जिस कंपनी का उसके मैनुअल में लिखा होता है, या जो कंपनी पहिए बना रही है उसकी किताब में या अनलाइटुंग में या जो भी आप कह लें मैनुअल में लिखा होता है कि इतना प्रेशर होना चाहिए। तो ये उसमें नहीं लिखा होता कि आपने अपने लंबे सफ़र से पहले गाड़ी के में प्रेशर कम कर दें, हवा कम कर दें पहियों में। ये तो ख़तरे की बात है, ऐसा नहीं करना। टू इंक्रीज द प्रेशर टू द लेवल स्टेटेड इन द व्हीकल मैनुअल व्हेन द व्हीकल इज हैवीली लोडेड। जब आपकी गाड़ी पे लोड ज़्यादा है, लोड किसी वजह से भी हो सकता है, वाकई रियल लोड है, आपने ऊपर सामान रखा हुआ है या
गाड़ी में मुसाफिर मौजूद हैं, उस वजह से भी गाड़ी पे लोड ज़्यादा हो गया है, तो आपने उस मौके पर प्रेशर को देखना है कि इस लोड के हिसाब से जो जो व्हीकल मैनुअल है, जो गाड़ी के साथ एक किताब मिलती है, उसमें प्रेशर कितना लिखा हुआ है कि मुझे इस लोड पे कितना प्रेशर, कितना हवा भरनी चाहिए गाड़ी के पहियों में। ये दो बातें आपको जहन में रखनी है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। यू हैड अ टायर फेलियर एंड मस्ट माउंट द इमरजेंसी व्हील, व्हाट इज़ प्रोहिबिटेड व्हेन यू कंटिन्यू टू ड्राइव। आपकी गाड़ी के अंदर आपकी गाड़ी का पहिया ख़राब हो गया और आपको अब वो एमरजेंसी व्हील, जो कि इजाफी आपने गाड़ी में रखा हुआ था पहिया, वो आपने लगाना है। तो जब इजाफी पहिया लगा दिया आपने अपनी गाड़ी में, तो अब किन चीज़ों की ममानियत है या किस चीज़ों से आप जो नहीं करनी, जो मना है इजाफी पहिए, जो रेगुलर गाड़ी के व्हील्स हैं वो आप रख सकते हैं। अगर एक आपने रेगुलर व्हील ख़राब हो गया, एक नॉर्मल व्हील, आपने एक स्पेयर व्हील या जो इमरजेंसी के लिए रखा था आपने वो व्हील लगाया है, तो आपको क्या बातें ज़हन में रखनी होगी, क्या चीज़ें आपको मना है। टेकिंग पैसेंजर नहीं, देखिए पैसेंजर आप अब भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। जो गाड़ी का स्पेयर व्हील है वो अगर इतना इस्तेमाल नहीं हुआ, अब आपने अपनी गाड़ी में लगाया है, लेकिन पैसेंजर को लेके जाने पे कोई मना नहीं है। ड्राइविंग फास्टर दैन 80 किलोमीटर पर आवर, देखिए स्पेयर व्हील के साथ आप ये बात जहन में रख लें कि आप 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। हमने पहले भी बताया था कि हम एक अलग से कुछ वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम ये स्पीड लिमिट डिफरेंट जगहों पर या कब कितनी स्पीड रखनी है, इसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी आपके जहन में रख लें कि स्पेयर व्हील के साथ, एमरजेंसी व्हील के साथ आप कभी भी 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते। ड्राइविंग लॉन्गर दैन नेसेसरी विद एमरजेंसी व्हील, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतनी गाड़ी चलाएं। लेकिन अगर आपको, जैसे आपने घर जाना है, घर तक जाना है, वहाँ जाके या वर्कशॉप पे जाना है, जो ज़रूरत है एमरजेंसी व्हील के साथ वो पूरी करें। लेकिन अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा आप घूमने फिरने निकल गए एमरजेंसी व्हील के साथ, ये दुरुस्त नहीं है। तो ड्राइव लॉन्गर देन नेसेसरी, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपने गाड़ी ड्राइव कर ली, जो ज़रूरत की चीज़ है उस हद तक इस्तेमाल करें। जहाँ नहीं ज़रूरत, तो पहले उस एमरजेंसी जो आपका व्हील ख़राब हुआ उसको ठीक करवाएं, फिर उस गाड़ी में लगाकर फिर लंबे सफ़र पर जाएं। लेकिन एमरजेंसी व्हील के साथ आप 80 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं गाड़ी चला सकते। और आप बिला फजूल अगर आपने जाना है, आपने फजूल में अगर आप किसी सफ़र पे जा रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो अवॉइड करें। पहले नॉर्मल व्हील गाड़ी का ठीक करवा के लगा लें, एमरजेंसी व्हील को बाहर निकालें, फिर आप सफ़र पर रवाना हो जाएं। लेकिन पैसेंजर लेके जा सकते हैं, इससे मना नहीं होता। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पर। यू आर ड्राइविंग, व्हेन ड्राइविंग यू नोटिस दैट कार कॉन्स्टेंटली पुल्स टू द लेफ्ट। आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको एहसास हुआ कि गाड़ी मुसलसल उल्टे हाथ की जानिब ज़्यादा जा रही है। मैं स्टीयरिंग करके उसको सीधे हाथ पे ला रहा हूँ, वो खुद ब खुद ही उल्टे हाथ पे ज़्यादा जा रही है। व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दिस, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। द लेफ्ट रेयर टायर इज एक्सटेंसिवली वॉर्न। देखें, अगर गाड़ी आपकी कभी भी गाड़ी का जो अगला हिस्सा है या गाड़ी आपकी एक जानिब झुक रही है, उस पर सारा जो दबाव आता है वो अगले पहियों की वजह से फ़र्क आता है। ये बात ज़हन में रखें। अगर आपकी गाड़ी कहीं भी दाएं बाएं हो रही है, ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा दाएं बाएं हो रही है, तो उसकी सारी वजूहात अगले दो पहियों की वजह से होती है, जो कि आपके फ्रंट के व्हील कहलाते हैं। तो जो आपके जो रेयर हैं, जो पिछले के दो पहिए, पिछला बायां और पिछला दायां पहिया, उसका कोई फ़र्क नहीं आता गाड़ी के सस्पेंशन पे, या टेक्निकल इस तरह समझ लें गाड़ी के झुकने में उस पर कोई पिछले वाले पहियों का कोई असर नहीं है। जो फ्रंट एक्सिल है गाड़ी का, जिस पे दो पहिए लगे हुए हैं, एक सीधे हाथ पे और एक उल्टे हाथ पे, अगला सीधा पहिया उल्टे हाथ पे और अगला सीधे हाथ का पहिया, उसका फ़र्क आता है गाड़ी के सस्पेंशन पे। या गाड़ी अगर एक तरफ झुक रही है ज़्यादा, तो अगले पहियों को ज़हन में रख लें, उसका फ़र्क आता है। तो लेफ्ट रेयर टायर अगर ख़राब है, घिसा हुआ है और गाड़ी एक तरफ झुक रही है, तो उसका पिछले हिस्से का लेफ्ट रेयर, पिछला उल्टे हाथ वाला पहिया, ये कह रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है। हमेशा गाड़ी अगर झुकती है कहीं भी कॉन्स्टेंटली पुल टू लेफ्ट और पुल टू राइट, उसका फ़र्क हमेशा रेयर फ्रंट एक्सिल जो होता है, इस पर दो पहिए लगे हुए हैं, उससे आता है। तो ये जवाब दुरुस्त नहीं है। इनकरेक्ट व्हील एडजस्टमेंट एट द फ्रंट एक्सिल, बिल्कुल जो आपका फ्रंट एक्सिल है, फ्रंट एक्सिल को ऐसे समझ लें, फ्रंट एक एक्सिल है, उस पर दो पहिए हैं। फ्रंट यानी सामने वाले का दाया सीधे हाथ वाला और बायां, ये फ्रंट एक्सिल कहलाता है, इस पर दो पहिए लगते हैं। और जो गाड़ी का पिछला हिस्सा है जो रेयर है, उसको रेयर एक्सिल कहते हैं, यानी उस पर भी दो पहिए हैं, एक पिछला दाया और एक पिछला बायां, ये रेयर एक्सिल कहलाता है। तो अगर वो उनकी एडजस्टमेंट ठीक नहीं हुई हुई, वो जो आपके फ्रंट एक्सिल के जो दो पहिए हैं दायां बायां, अगर वो सही से गाड़ी कुछ झुके हुए हैं, उनमें कुछ मसला है, उसकी ट्रैक हो सकता है, व्हील चैम्बर, बहुत सारी इसमें चीज़ें हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, उसकी वजह से मसला हो सकता है। या टू लिटिल एयर इन द फ्रंट लेफ्ट टायर, ये भी हमेशा ताल्लुक है। अगर गाड़ी एक तरफ झुक रही है तो जहन में रख लें फ्रंट एक्सेल, फ्रंट के पहियों का ताल्लुक है। तो अगर आपके ये कह रहे हैं अगर फ्रंट वाला जो
लेफ्ट हैंड वाला उल्टे हाथ वाला जो पहिया है उसके अंदर हवा कम है, उस वजह से भी हो सकता है कि गाड़ी उल्टे हाथ पे हो। अगर ज़्यादा गाड़ी सीधे हाथ पे हो रही है तो हो सकता है कि आपके जो फ्रंट एक्सेल का जो सीधे हाथ वाला पहिया है, जो गाड़ी का सामने वाला सीधे हाथ वाला पहिया, उसमें हवा कम हो तो सीधे हाथ पे जाएगी। हमेशा गाड़ी के दाएं बाएं झुकने का ताल्लुक फ्रंट एक्सेल से होता है, रेयर एक्सेल से नहीं होता। तो ये 2 आंसर इसके दुरुस्त हैं। हम चेक करते हैं। जी देखिए, ये जवाब हमारा दुरुस्त है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। वट मे बी द रिजल्ट ऑफ टू लिटल कूलेंट इन द इंजन। अगर आपकी इंजन के अंदर कूलेंट कम है, कूलेंट भी एक टेक्निकल टर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, कूलेंट नॉर्मली एक तरह का आप कह सकते हैं, कूलेंट के अंदर हम गाड़ी में डालते हैं जिसमें कुछ पानी और कुछ एंटी फ्रीजिंग, यानी वो आपकी गाड़ी में जो आपका जो इंजन है वो उसको गर्मियों के दिनों में अगर वो ओवरहीट हो जाता है, वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो कूलेंट उससे रोकता है। और सर्दियों में अगर आपकी गाड़ी का इंजन जम जाता है किसी वजह से, उसमें बहता हुआ ऑयल या कोई वजह हो सकती है गाड़ी के इंजन के रुकने की या जमने की वजह से, तो उससे बचाता है। तो कूलेंट एक तरह का मिक्सर है ये। अगर हम इसमें मज़ीद इसके अंदर जाएंगे, टेक्निकलिटीज थोड़ी ज़्यादा हैं, आप सिंपल ज़हन में रखिए, कूलेंट बेसिकली बुनियादी तौर पर एक मिक्सर है पानी और एंटी फ्रीजिंग। अगर गर्मी ज़्यादा है तो वो इंजन को गर्म होने से, ओवरहीटिंग से बचाएगा। अगर सर्दी है तो इंजन के अंदर जो माया बह है, जो आपका ऑयल वगैरह बह रहा है, इंजन ऑयल, उसको जमने से बचाएगा। सर्दी और गर्मी में काम आता है। टू लिटल कूलेंट, ये कह रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी में कूलेंट कम है तो क्या हो सकता है। टू लिटल कूलेंट कैन लीड टू ओवरहीटिंग ऑफ द इंजन। ये जवाब दुरुस्त है, क्योंकि अगर कूलेंट कम है तो वो, आपको पता है कूलेंट क्या करता है, गर्मियों के दिनों में इंजन को ओवरहीटिंग से, गर्म होने से बचाता है। तो अगर कूलेंट कम है तो आपका इंजन ओवरहीट ज़्यादा हो सकता है। आपने मुनासिब कूलेंट, जितना आपको मैन्युफैक्चरर ने कहा है सॉरी, जितना आपको गाड़ी बनाने वाले ने कूलेंट का बताया है, आपने उतना ही डालना है। अगर थोड़ा कम डालेंगे तो क्या होगा, आपका इंजन ओवरहीट हो सकता है गर्मियों के दिनों में। ये बात ध्यान में रखें। और इवन लीड टू इंजन डैमेज, ये कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि आपका जो इंजन है वो डैमेज हो जाए। बिल्कुल, अगर आपका देखिए, अगर आपकी गर्मियों के दिनों में इंजन ज़्यादा गर्म हो गया, एक हद से ज़्यादा गर्म हो गया, तो इंजन ख़राब हो सकता है। सर्दियों के दिनों में उसके अंदर इंजन ऑयल जम गया, कूलेंट कम था। इंजन ऑयल सर्दियों में अगर इंजन ऑयल जम जाएगा अगर कूलेंट कम होगा, और गर्मियों में क्या होगा, अगर कूलेंट आपने कम डाला तो गर्मियों में आपका इंजन ओवरहीट हो जाएगा। तो अगर सर्दियों में आपका वो कंडेंस हो गया, जम गया, उसकी वजह से भी आपका इंजन ख़राब हो सकता है। ये 2 उसके आंसर है। तीसरा है लीड टू एन इंक्रीज इन फ्यूल। देखिए, फ्यूल कंजप्शन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फ्यूल कंजप्शन का अगर ताल्लुक आएगा तो वो इंजन ऑयल से आएगा। कूलेंट का कोई ताल्लुक नहीं है कि फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल, अगर आप कूलेंट कम डालेंगे तो आपकी गाड़ी में जो आपने फ्यूल डलवाया हुआ है, जो ईंधन है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, सीएनजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो बढ़ जाएगा, उसका इस्तेमाल बढ़ जाएगा। कूलेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसका तमाम ताल्लुक इंजन ऑयल वगैरह से, किसी और चीज़ों से है। कूलेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। कूलेंट आपकी गाड़ी को गर्म होने से, आपके इंजन को गर्म होने से और आपके इंजन को जमने से बचाता है बस। फ्यूल कंजम्पशन कम या ज़्यादा, उससे कूलेंट का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये जवाब हमारा दुरुस्त है। अब चलेंगे हम अगले सवाल पे। वट शुड आई एंश्योर व्हेन रिफिलिंग विद इंजन ऑयल। जब, अब देखिए, इंजन ऑयल का सवाल आया। मैं जब इंजन ऑयल डाल रहा हूँ अपनी गाड़ी में तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना होगा। डेट आई डू नॉट एक्सीड द मैक्सिमम फिल लेवल। सबसे बुनियादी चीज़, जो इंजन ऑयल की एक लिमिट है, उसका आप जब आप खोलेंगे अपनी गाड़ी को, आप उसमें इंजन ऑयल डालेंगे, आपने उसकी लिमिट से जो लेवल उस पर डाला हुआ है, मार्क करके उन्होंने एक निशान लगाया हुआ है, उससे ज़्यादा इंजन ऑयल नहीं डालेंगे। डेट आई यूज़ इंजन ऑयल इट मीट्स द व्हीकल मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन। ये जवाब भी दुरुस्त है कि जो आपकी गाड़ी जिसने बनाई है वो आपको रेकमेंड करता है, वो आपको बताता है, या वो आपके लिए आपको एक मशवरा देता है कि देखें, ये इंजन ऑयल यूज़ करें, मेरी गाड़ी इस हिसाब से बनाई गई है। तो हमेशा कोशिश करें वो इंजन ऑयल यूज़ करें जो कि आपकी गाड़ी की मैन्युफैक्चरर, जो गाड़ी का बनाने वाला है, जो उसने बताया है, जो उसने आपको मशवरा दिया है, उसके हिसाब से आपने वो वाला इंजन ऑयल यूज़ करना है। डेट आई रीफिल द इंजन ऑयल व्हेन द, ये देखिए कह रहे हैं कि जब इंजन चल रहा हो तब इंजन ऑयल डालें। ऐसा नहीं होता, आपने पहले अपने इंजन को बंद करना होता है, स्टॉल रोकना होता है, फिर इंजन ऑयल डालते हैं। तो ये जवाब दुरुस्त नहीं है, पहले 2 जवाबात दुरुस्त थे। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। वट इज़ द फंक्शन ऑफ इंजन ऑयल इन अ कंबस्शन इंजन। देखिए, कंबस्शन इंजन, आजकल जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें कंबस्शन इंजन नहीं होगा। कंबस्शन इंजन एक बहुत ही एक लेगेसी टेक्निक है, एक बहुत ही अच्छी तरीका होता है। डिफरेंट हमारे पास इंजन को चलाने के लिए टेक्निक्स होती हैं, तो कंबस्शन इंजन उनमें से एक तरीका है। उसमें हम इंजन ऑयल डालते हैं। तो ये पूछना चाह रहे हैं, कंबस्शन इंजन में जो आपने इंजन ऑयल डाला
उसका क्या फंक्शन होता है। देखें, जो आपका इंजन ऑयल है वो आपके इंजन के अंदर बहता है और वो उसकी सफाई रखता है और उसको गर्म नहीं होने देता, उसकी प्रॉपर वेंटिलेशन करता है। इंजन ऑयल का ये पर्पस है। हमने कूलेंट देखा था पहले, ये कूलेंट ओवर हीटिंग से बचाता था हमारे इंजन को, जबकि जो इंजन ऑयल है वो क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंजन। अगर इंजन ऑयल कंबस्शन इंजन में आपने इंजन ऑयल डाला तो उसका क्या फ़ायदे हैं, वो कूलिंग को बढ़ाता है। जो आपके पास जो कंबस्शन इंजन है वो गर्म हो सकता है, तो ये उसकी कूलिंग को बढ़ाएगा। इंजन ऑयल जितना अच्छा होगा, उसके 2-3 बुनियादी फंक्शन है। वेयर प्रोटेक्शन, आपके इंजन को ख़राब होने से बचाएगा, क्लीनिंग भी करेगा। समझे, ये एक तरह आप समझ लीजिए गुर्दों की तरह का काम कर रहा है हमारी गाड़ी के अंदर। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। कूलिंग अगरचे वो फंक्शनैलिटी नहीं है, लेकिन आपका जो इंजन ऑयल है वो आपकी गाड़ी के में इंजन को कूल भी रखेगा, उसको ख़राब होने से भी बचाएगा और उसकी सफाई सुथराई का भी काम करेगा। जब भी इंजन ऑयल कुछ अर्से के बाद एक रिकमेंडेशन होती है कि वो अपना रंग तब्दील कर लेता है, तो उसको आप तब्दील करके नया इंजन ऑयल डाल लें। इंजन ऑयल इन कंबस्शन इंजन के अंदर इन तमाम फीचर्स, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी लेता है। ये जवाब हमारा दुरुस्त है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। When should you check the टायर प्रेशर? आपने टायर प्रेशर कब कब चेक करना है? डायरेक्टली आफ्टर एवरी जर्नी, हर सफ़र के बाद नहीं। ये देखिए, ये दुरुस्त नहीं है। आप थोड़ी दूर गए, आप 2-3 किलोमीटर गए और वापस आ गए, आप फिर अपनी गाड़ी का प्रेशर चेक कर रहे हैं। इसमें चेक करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप छोटे से सफ़र के बाद भी या हर सफ़र के बाद अपने टायर को चेक करें, प्रेशर को। डायरेक्टली आफ्टर अ टायर चेंज, जब भी गाड़ी का पहिया तब्दील हो तब चेक करें। ये तो समझ में आता है, ये आंसर दुरुस्त है। रेगुलरली व्हेन द टायर्स आर कूल, और टाइम टू टाइम मुख्तलिफ औकात में जब आपकी गाड़ी का पहिया ठंडा हुआ है आप चेक कर लें। चलें इसको इस तरह भी देख लें कि हर सफ़र के बाद जब आप टायर को चेक करेंगे तो वो टायर गर्म होगा, इसलिए तो आप उसको चेक कर रहे हैं। गर्म टायर के ऊपर आपने उसको चेक करना है प्रेशर को, थोड़ा वो ठीक नहीं है। जब भी आपका टायर ठंडे हैं, खड़े हुए थे, गाड़ी खड़ी हुई थी, आपने जब भी मौका मिले रेगुलरली, कभी कभी आप मतलब एक आप अपना टाइम सेट कर लें कि आपने एक मुसलसल कुछ अरसे बाद टायर के प्रेशर को चेक करना है, तब चेक कर सकते हैं। और टायर चेंज करने के बाद तो करना ही है, लेकिन डायरेक्टली आफ्टर एवरी जर्नी, सफ़र के फ़ौरन बाद चेक कर लें, ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है। ये 2 जवाब इसके दुरुस्त हैं। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। व्हाट इन्फ्लुएंसेस द डिग्री ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन बेंड्स? तो ये पूछ रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, एक फोर्स होती है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि अगर आप अपनी मोड़ ले रहे हैं एक अचानक अपनी गाड़ी से, तो एक फोर्स उसके ऊपर लगती है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। एक ताकत लगती है जो कि आपकी गाड़ी को कोशिश करती है कि वो बाहर की तरफ फेंके। आपको महसूस होगा कि जब कभी भी आप अपनी गाड़ी का बेंड या टर्न ले रहे हैं उल्टे हाथ पे या सीधे हाथ पे, तो अगर आप उल्टे हाथ पे ले रहे हैं तो वो एक दबाव होगा जो आपकी गाड़ी को बाहर की तरफ, ज़ोर से बाहर की तरफ रखने की कोशिश करेगा। और अगर आप या उल्टे हाथ पे, और अगर आप उल्टे हाथ पे एक बैंड में टर्न ले रहे हैं, एक आप मोड़ काट रहे हैं, तो वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो ताकत है, वो सीधे हाथ पे आपको बाहर की तरफ खींचेगी। उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2 चीज़ें हैं, ये दो बैंड हैं उल्टे हाथ पे और सीधे हाथ पे अगर आप टर्न ले रहे हैं तो किस तरह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो ताकत है, ये जो कि आपकी गाड़ी के ऊपर फ़र्क आएगी। मैं यहाँ चाहूँ तो इसका कोशिश करता हूँ कि फार्मूला लिख सकूँ। जिन लोगों ने तिबियात या फिज़िक्स पढ़ी हुई है वो जानते हैं इस फार्मूले को। मशहूर मारूफ फार्मूला है mv²/r। इसमें टोटल 3 तरह के पैरामीटर यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम लोग अभी देखते हैं। देखिए, एक तो इसके अंदर है आपके पास आपकी गाड़ी का मास, यानी गाड़ी का वेट, उससे आपकी उस फोर्स पे फ़र्क आता है। जितना ज़्यादा गाड़ी का वज़न होगा उतनी ज़्यादा ये फोर्स होगी। दूसरा वेलोसिटी, जो आपकी गाड़ी की स्पीड है उसका डबल आप कर लें। और तीसरा आपके पास जो रेडियस है, रेडियस भी एक मैथमेटिकल टर्म है। इस तरह समझ लें कि जो आप शार्प बैंड ले रहे हैं, जो आप मोड़ काट रहे हैं, उसका आप अगर आप उसका दायरा बना रहे हैं तो उसमें एक टर्म आती है रेडियस। ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपने जहन में रखनी होती हैं। तो ये कह रहे हैं व्हाट इन्फ्लुएंसेस द डिग्री ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन बैंड्स। तो यहाँ पर क्या क्या किन किन चीज़ों का फ़र्क आता है हमने देखा। रेडियस, बिल्कुल रेडियस का यहाँ हमने देखा कि रेडियस की वजह से वो फोर्स पे ज़्यादा फ़र्क आता है, वो फोर्स कम ज़्यादा होती है, और स्पीड की वजह से। जबकि हेड विंड आप देखें, हेड विंड यहाँ पर नहीं है। तीसरा फैक्टर है मास, जो हवा की रफ्तार है जो कि सामने से आ रही है। और हमें पता है कि सामने से आने वाली रफ्तार, जो हमारे सर के ऊपर हवा पड़ रही है, वो हमारी गाड़ी को किसी जानिब लेके नहीं जाती। जो हवा दाएँ और बाएँ से आ रही है उसका फ़र्क आता है हमारी गाड़ी पे। तो यहाँ पर ये 2 आंसर हो गए कि रेडियस ऑफ द बैंड, जो गाड़ी का आपका रेडियस है, वो आपने
आपका इफ़ेक्ट कर सकता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को या उस कशिश को, जो ताकत है, फोर्स है। और इसके अलावा आपकी जो स्पीड है, ये देखें एक रेडियस, जो हमने यहाँ फार्मूला लिख लिया। अगर आप चाहें तो उस फार्मूले को याद भी कर लें, लेकिन अगर आप याद नहीं भी करें तो बस इस तरह ज़हन में रख लें कि अगर आप एक मोड़ काट रहे हैं तो उस मोड़ के ऊपर आपकी गाड़ी के ऊपर हेड विंड की वजह से कोई फ़र्क नहीं आएगा। जो सर पे हवा आ रही है, सामने से हवा कभी भी गाड़ी को दाएं में लेकर नहीं जा सकती। जो दाएं से आ रही है वो बाएं लेकर चली जाएगी, जो बाएं से आ रही है वो दाएं लेकर चली जाएगी। ये हो सकता है, लेकिन इससे हटकर कि इससे बाकी जो सामने से हवा आ रही है उससे कोई फ़र्क नहीं है। और फ़र्क अगर उस ताकत के ऊपर आ रहा है तो वो दो चीज़ें हैं, एक उस बेंड, उस मोड़ का रेडियस, और दूसरा आपकी गाड़ी की स्पीड, रफ्तार। ये दो चीज़ें हैं और ये आंसर हमारा दुरुस्त है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि है व्हाट इज़ द पोटेंशियल रिस्क व्हेन यूजिंग ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। अगर आप ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्या रिस्क हो सकता है। देखिए आजकल के दौर में ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम से मुराद ये होती है कि वो आपको मदद करते हैं, असिस्टेंट से मुराद है मदद करना। वो आपके मदद करते हैं किन चीज़ों के अंदर, पार्किंग में। अगर इसमें बहुत सारी, ये बहुत एक अक्सर लोग हैं जो कि अगर इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो ADAS की टर्म जानते हैं, अडास की, जिसके अंदर होता है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। वो लोग काम करते हैं, अगर आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो आपके सामने आपके गाड़ी में कैमरे पर या आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा कि ये गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, एक कैमरा ऑन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप रोड पर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम है कि आपकी गाड़ी खुद ब खुद ही एक स्पीड पे सेट हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी रोड पे मार्किंग अच्छी है, एरो लगे हुए हैं, आपको पता है ये लेन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दाएं और बाएं लकीरें लगी हुई हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा लेन में रहने में। आप लेन से कभी बाहर निकलेंगे नहीं। ये सब असिस्टेंट सिस्टम, भी टेक्निकल टर्म है, ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, कि ड्राइवर की मदद के लिए सिस्टम बनाए गए हैं। आपको पता है कि ऑटोमोटिव का एरिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, तो ये चीज़ उसके अंदर आती है। तो ये कह रहे हैं कि क्या हो सकता है कि एक बंदा है वो ड्राइवर सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, उसकी गाड़ी के अंदर प्रॉपर असिस्टेंट मौजूद है हर तरह की, जैसे वो खुद ब खुद ही जो है जैसे एक फासला अगली गाड़ी से ब्रेक लगा लेती है, उसके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम भी है ऑटोमेटिक। इसके अलावा वो खुद से ही लेन में रह सकती है अगर थोड़ा ड्राइवर की तवज्जो हटती भी है रोड से, तो अगर रोड पर अच्छी मार्किंग है, रोड पर वाज़ेह निशानात मौजूद हैं, तो वो गाड़ी कभी भी उस निशान से नहीं हटेगी, वो लेन में रहेगी। वो लेन असिस्टेंट सिस्टम आता है जो कि ड्राइवर सिस्टम के अंदर ही आता है। तो डिफरेंट असिस्टेंट्स के सिस्टम्स हैं। तो अगर एक बंदा वो गाड़ी में यूज़ कर रहा है तो ड्राइवर क्या हो सकता है, क्या उसमें ख़तरात हैं सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए। ये हो सकता है कि ड्राइवर निगलेक्ट कर दे हिज ओन पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी से हट जाए। बिल्कुल वो सोच रहा है कि मेरी गाड़ी खुद ही लेन में रह रही है, मेरे पास लेन असिस्टेंट सिस्टम है तो ये लेन में रहेगी। ये ख़तरा हो सकता है कि वो अपनी जो उसकी जिम्मेदारी हैं वो उन पे तवज्जो ना दे, वो छोड़ दे, उसकी तवज्जो हट जाए। है फॉल्स एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिस्टम। ये भी हो सकता है कि वो इस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जो है उससे गलत तौर पे तवक्कुआत लगा ले कि ये खुद ब खुद ही हर चीज़ करेगा, ये सिस्टम बहुत अच्छा है, गलत तवक्कुआत, और वो फीचर उस गाड़ी में ना हो, उसको ना पता हो। ये भी एक ख़तरे की बात हो सकती है। पे टू लिटिल अटेंशन टू द ट्रैफिक अराउंड हिम। ये भी हो सकता है कि ड्राइवर जो है वो बहुत ही कम तवज्जो दे रोड के ऊपर। उसको पता है कि मेरी गाड़ी में खुद ब खुद एक असिस्टेंट सिस्टम मौजूद है, वो हर चीज़ खुद से हैंडल कर सकता है, तो क्यों ना मैं उसी सिस्टम को यूज़ करूं। तो वो बहुत कम टेंशन देगा, तवज्जो देगा रोड के ऊपर। ये भी मुमकिन है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा, हाउ डू यू पॉज थ्रू एन इंक्लाइन सेफली। आपने इंक्लाइन से इंक्लाइन पे जा रहे हैं, आप समझे कि नीचे की जानिब, देख लिए कि आप नीचे की जानिब जा रहे हैं, तो आपने वहाँ महफूज तरीके से गुजरना है। तो आपको क्या करना होगा, आई टेक माई फुट ऑफ द एक्सीलेटर। ये कह रहे हैं एक्सीलेटर से पैर हटा लें, स्पीड ना दें, एंड और क्या करें, ड्राइव इन न्यूट्रल, नहीं न्यूट्रल में नहीं, स्विच द इग्निशन ऑफ। आप अपने जो गाड़ी में इग्निशन है जो इंजन को चलाती है उसको भी बंद कर दें, ये भी ठीक नहीं है। सेलेक्ट अ गियर इन विच आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ ग्रेट डील। बिल्कुल ऐसा गियर सेलेक्ट करें अगर आपकी गाड़ी इंक्लाइन पे जा रही है। इंक्लाइन से मुराद एक इंक्लाइन है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। तो उस सूरत में ना न्यूट्रल में चलाना है, ना इग्निशन को या इंजन के इग्निशन को ऑफ करना है। तो क्या करना है कि वो गियर सेलेक्ट करें कि अगर आपकी गाड़ी ऊंचाई पे जा रही है तो लो गियर जिसकी पिक अच्छी हो वो गियर सेलेक्ट कर लें और आपको ब्रेक ना लगाना पड़े। और अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वो गियर सेलेक्ट कर लें आप अपनी गाड़ी का जिसमें आपको ब्रेक, बस आपने ब्रेक से बचना है कि आपको मुसलसल गाड़ी से, अगर आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आ रहे हैं, अगर आप मुसलसल ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तो ब्रेक की सलाहियत
ब्रेक की हालत ख़राब हो सकती है, ब्रेक सिस्टम के ऊपर फ़र्क आ सकता है, क्योंकि आपको चढ़ाई चढ़ते हुए और ढलवान से नीचे आते हुए अगर आप ब्रेक ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा तो ब्रेकिंग सिस्टम को ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि वो गियर सेलेक्ट करें जिसमें ब्रेकिंग आपको कम से कम लगानी पड़े। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। व्हाट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्क ब्रेक सिस्टम मस्ट यू रिमेंबर व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑन अ वेट रोड सरफेस। अगर आप एक गीली सड़क के ऊपर अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो डिस्क ब्रेक सिस्टम, देखिए डिफरेंट ब्रेक सिस्टम है, आपकी गाड़ी किस तरह रुकती है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। कहीं पे डिस्क ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल होता है, कहीं पे ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है, वो हर गाड़ी में अलग होता है, लेकिन जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है। तो आपने क्या खसूसियात हैं डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम की अगर आप गीली सड़क पे वेट रोड पे गाड़ी चला रहे हैं। एज अ रूल द इफेक्ट ऑफ डिस्क ब्रेक स्टार्ट लेटर देन ऑन अ ड्राई रोड सरफेस। बिल्कुल, एक गीली सड़क पर जो डिस्क ब्रेक का है जो इफेक्ट है वो लेटर, वो देर से शुरू होगा एज कंपेयर देन ऑन अ ड्राई रोड सरफेस। एक खुश सड़क के मुकाबले पर अगर सड़क गीली है तो जो मेरा डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है वो देर से असर दिखाएगा, गाड़ी थोड़ा दूर जाके रुकेगी, ब्रेकिंग सिस्टम उतना फास्ट नहीं होगा। बिल्कुल हाँ, ये बात वाज़ेह आप अपने कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि एक गीली सड़क है और एक खुश सड़क है, तो खुश सड़क पर जो ब्रेक का जो असर शुरू होगा, जैसे आपने ब्रेक लगाया, गाड़ी जो खुश रोड पर जल्दी रुक जाएगी, लेकिन एक गीले रोड पर लेटर उसका थोड़ा सा लेट हो जाएगा, उसका जो इम्पैक्ट है डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम देर से असर दिखाएगा। एज ए रूल द इफेक्ट ऑफ डिस्क ब्रेक सिस्टम स्टार्ट्स अर्लियर देन ऑन नो। गीली सड़क के ऊपर उसका इफेक्ट अर्लियर, जल्दी शुरू हो जाएगा डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम का, खुश सड़क के मुकाबले में नहीं। खुश सड़क पर पहले होता है और अगर एक वेट रोड है तो उस पर लेटर देर से स्टार्ट होगा एक खुश सड़क के मुकाबले में। गीली सड़क पे जो डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है, अगर आप मज़ीद टेक्निकलिटीज़ पे जाना चाह रहे हैं तो आप खुद भी समझ सकते हैं, इसे गूगल कर सकते हैं, ये ब्रेकिंग सिस्टम है। मतलब सिंपल ज़हन में रख लें कि जो आपकी सड़क गीली है उस पर वो देर से शुरू होगा खुश सड़क के मुकाबले में। इसका ये पहला जवाब भी दुरुस्त है। चेक करते हैं और देखिए ये जवाब हमारा दुरुस्त है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। ये हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि यू ड्राइव अराउंड अ बेंड वंस एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड अगेन एट 60 किलोमीटर पर आवर। आप एक मोड़ के ऊपर अपनी गाड़ी चला रहे थे, पहली दफ़ा आपकी गाड़ी की रफ्तार 30 किलोमीटर पर आवर थी और दूसरी दफ़ा आपकी गाड़ी की रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर थी। वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमने पहले भी फार्मूला देखा mv² डिवाइड बाई r, वो जो आपकी ताकत जो लगती है दायरे पे गाड़ी चलाते हुए वो कैसे तब्दील होगी, ये बात आप जहन में रखें कि जब कभी भी आप अपनी स्पीड को 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर पे लेके जाएंगे या डबल करेंगे, देखिए 30 से 60 हो गई, तो जो आपकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो उसका इफेक्ट है, वो आपके पास 4 गुना ज़्यादा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपको ये समझा सकूँ। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास जो फार्मूला है वो है FC इज इक्वल टू mv² अपॉन r। FC इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r। देखिए फिलहाल आप सिर्फ वेलोसिटी को, स्पीड को ज़हन में रखते हैं। पहली दफ़ा हमारी स्पीड कितनी थी 30, तो अगर हम अपनी स्पीड को 30 किलोमीटर पर आवर है और इसका स्क्वायर, यानी जो कि बनेगा 3 का स्क्वायर 90 और 0 2 दफ़ा, तो ये बनेगा 900। आप कैलकुलेटर से भी चेक करते हैं, 30 कर सकते हैं, 30 ज़रब 30, इससे मुराद ये 30 ज़रब 30 कर लें तो वो आपके पास, या 30 का स्क्वायर ले लें तो वो 90 आ जाएगा। दूसरी दफ़ा आपने अपनी जो स्पीड कर ली है वो आपकी हो गई है 30 किलोमीटर पर आवर से बढ़ के अब हो गई है 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आपने अपनी स्पीड को किया 60, तो इसका हो जाएगा 6 का 36 और ये आपके पास देखिए 3600। तो अगर आप अच्छी तरह से मैथ को समझ सकते हैं तो आप इस तरह ज़हन में रखें, देखिए पहले 900 थी और जैसे मैंने अपनी स्पीड को डबल किया, 30 से मैंने अपनी स्पीड को किया 60, तो ये फोर्स 3600 गुना बढ़ सकती है, मतलब 3600 हो गई, माजरत 4 गुना बढ़ गई। देखें पहले 900 थी, अगर मैं 900 को 4 से ज़रब करूं तब मेरे पास 3600 आता है। यानी अगर आपको सिंपल भी ज़हन में रखना है, आप इस तरह इसको ज़हन में रख लें कि जैसे ही आप अपनी स्पीड जो है वो डबल करेंगे, 30 से 60 डबल होता है, 30 का डबल 60 होता है, तो क्या होगा, जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो ताकत लग रही है रोड पे, वो बढ़ के 4 गुना हो जाएगी। ये हमने यहाँ पर देख लिया, वो बढ़कर आपकी कितनी हो जाएगी, 4 गुना। ये हमने यहाँ पर इसका आंसर देख लिया है और ये आंसर हमारा, हम इसको चेक करते हैं और ये आंसर हमारा इसका दुरुस्त है। तो अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब।
अगर आपको पिछला सवाल सही से समझ में नहीं आया तो आप उसको एक बार दोबारा भी हमसे पूछ सकते हैं। हम इसके अलग से जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस की वीडियो में उसको शामिल कर देंगे। लेकिन आप अगर उसको याद रखना चाह रहे हैं तो इस तरह याद रखें कि आपने अपनी स्पीड को जैसे ही डबल किया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी। बस ये ध्यान में रखें। व्हाट इंक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द व्हीकल व्हेन ड्राइविंग डाउन द बेंड, कि जब कभी भी आप अपनी जो गाड़ी को बेंड पे चला रहे हैं, टर्न ले रहे हैं, तो किस चीज़ों से फ़र्क आएगा। हम देख चुके हैं इसका फार्मूला पहले भी। मैं एक दफ़ा दोबारा आप लोगों की याद दहानी के लिए उसका फार्मूला एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ कि उसका जो फार्मूला होता है वो होता है FC यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये किसके बराबर है, mv²/r के। तो ये कह रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का व्हाट इंक्रीजेस, कौन सी चीज़ है जो कि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है उसके असर को बढ़ा देगी। देखें ये भी एक प्योर फिजिक्स या मैथमेटिक्स की चीज़ आ जाएगी कि जो चीज़ इस फोर्स के सामने है वो उसको बढ़ाएगी। अगर मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा तो मेरी फोर्स बढ़ जाएगी, लेकिन जो चीज़ नीचे है डिवाइड में, अगर मैं रेडियस को बढ़ाऊंगा तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी। ये इसके फ़र्क हैं। आप इसको चाहें तो याद भी कर सकते हैं। मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बता दूंगा। इसमें यह है कि किस तरीके से जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगी। हाई स्पीड, बिल्कुल अगर आप स्पीड को बढ़ा लेंगे, यहाँ देखिए स्पीड को बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। या अगर आप अपने रेडियस को कम कर देंगे तब भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। बस ये ध्यान में रखें कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर 3 चीज़ें हैं, स्पीड, रेडियस और मास। मास अभी तक इन सवालों में ना शायद आगे भी नहीं आएगा, सिर्फ स्पीड। जहाँ आपने देखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जहाँ पे आपने देखा कि स्पीड और रेडियस की टर्म्स आ रही हैं, वही इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फार्मूले में 3 चीज़ें आती हैं। गाड़ी का वजन यानी मास, गाड़ी की स्पीड और गाड़ी का उस बैंड का रेडियस जो इस पे आप गाड़ी चला रहे हैं। तो हाई टाइड प्रेशर से कोई फ़र्क नहीं आता सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे। ये खालिस्तान एक फिजिक्स की टर्म है। तो टाइड प्रेशर से कोई फ़र्क नहीं आता, उस फोर्स के ऊपर फ़र्क आएगा तो आपकी गाड़ी की स्पीड से, ये हमने यहाँ पर फार्मूले में भी देखा, या फिर उसके अगर रेडियस उस बैंड का कम होगा तो उससे ये 2 चीज़ें हैं जो कि इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे, जो कि है हाउ कैन ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम बी हेल्पफुल। ड्राइवर असिस्टेंट किस तरह आपकी मदद कर सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जो है वो एक एडवांस सिस्टम है जो गाड़ियों में आजकल इस्तेमाल हो रहा है इन इंक्रीजिंग रोड सेफ्टी। ये रोड सेफ्टी बढ़ाने में इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल आप अपनी गाड़ी आपकी लेन में रहेगी, आपको अगर पार्किंग करनी है तो उसमें वो आपको सेंसर्स के ज़रिए डिफरेंट चीज़ों से हेल्प कर देगा। रेडार के सेंसर इस्तेमाल होते हैं, लेडार के सेंसर इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट सेंसर हैं जो आपको बता देगा कि गाड़ी पार करें तो अगली पिछली गाड़ी इतने फासलों पर है, आप गाड़ी आपकी टकरा सकती है। सेंसर को एक्टिवेट कर देगा, बजर बजने लगेगा, आवाज़ आने लगेगी। काफ़ी तरह से वो रोड की सेफ्टी में भी हेल्पफुल हो सकता है। गाड़ी को अपनी लेन के अंदर रखने में बड़ा इस्तेमाल हो सकता है उसका लेन असिस्टेंट सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें हैं। टू कंपनसेट फॉर अनफिटनेस टू ड्राइव, देखें हर तरह की वो आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर आप गाड़ी चलाने की अनफिटनेस, आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपकी कोई भी वजह हो सकती है, आप अनफिट है गाड़ी चलाने, वो उसमें आपकी मदद नहीं करेगा। अनफिटनेस की बहुत सी वजह हो सकती है, आप नशे में हैं या आप ज़ख्मी हैं, कोई वजह भी हो सकती है। तो ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जो है आपकी अनफिटनेस, गाड़ी को चलाने की, जो आप गाड़ी चलाने के काबिल नहीं है, उसकी बहुत सी वजूहत हैं। अगर उनमें से कोई एक भी वजह है तो कभी भी आपकी उसमें मदद नहीं करेगा। आप गाड़ी चला सकते हैं रोड के ऊपर, ये तब एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, कुछ मज़ीद उसकी चीज़ें हैं जो आपको गाड़ी रोड पे चलाने में हेल्प करेगी। लेकिन अगर आप वैसे ही अनफिट टू ड्राइव हैं, आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो उसमें आपकी ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम कोई हेल्प नहीं कर सकता। इन असिस्टेंट का ड्राइवर, ये जवाब ठीक है कि जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, उसकी मदद कर सकता है। ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम रोड की सेफ्टी बढ़ा सकता है कुछ तरीक़ों से। लेकिन अगर आप अनफिट हैं, आपने फॉर एग्जांपल आप इस तरह सपोज कर लें, मिसाल लेते हैं, आप नशे में हैं, शराब पी हुई है, आप तवज्जो रोड पे नहीं रख सकते, तो ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। ये ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जो है ये आपकी हेल्प नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये तभी हेल्प करेगा जब आप खुद से गाड़ी चलाने की फिट होंगे। ये मज़ीद आपको चीज़ें में आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आप गाड़ी नहीं चला सकते तो ये आपकी उसमें वैसी कोई मदद नहीं कर सकता। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। व्हाट डज अ फ्रंट व्हील ड्राइव कार टेंड टू डू इफ़ यू एक्सेलरेट टू मच ऑन द बेंड। देखें ये भी एक गाड़ी की टेक्निकल टर्म है। जो फ्रंट व्हील ड्राइव कार से मुराद ये होता है वो गाड़ी जिसके अंदर जो पावर होती है इंजन की, वो इस तरह चाहती है कि वो जो गाड़ी के सामने वाले पहिए हैं, फ्रंट एक्सेल पे जो 2 पहिए लगे हुए हैं, फ्रंट व्हील दायां और बायां, वो उस तरफ 2 तरह की गाड़ी होती है। एक फ्रंट व्हील ड्राइव होती है जो कि
अब फ्रंट एक्सिल जो गाड़ी के सामने वाले दो पहिए लगे हुए उनके ऊपर, एक होती है रियर व्हील जो कि पिछले पहियों पे अपनी पावर को ट्रांसमिट करती है। डिफरेंट ये कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं कि गाड़ी का जो इंजन है उसकी जो पावर है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। ये सब चीज़ें हैं जो कि इतनी टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको इसकी हिंट बता दूंगा कि अगर फ्रंट व्हील ड्राइव है तो वो क्या गाड़ी होगी, रियर एंड अगर वो गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक मोड़ के ऊपर जा रही है, हमने पहले भी देखा अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो 4 गुना, अगर डबल कर लेंगे तो 4 गुना वो फोर्स बढ़ जाएगी, आपकी गाड़ी बैंड से बाहर निकल सकती है, कुछ मसला हो सकता है। तो ये कह रहे हैं एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार है और उसकी स्पीड बढ़ गई, ड्राइव कार टेंड टू डू, तो क्या होगा अगर उसकी आप मोड़ काटते हो, आपने स्पीड बढ़ा ली, द रियर एंड टेंड्स टू टर्न आउट, रियर एंड पे कोई फर्क नहीं है क्योंकि गाड़ी क्या है फ्रंट व्हील, फर्क आएगा सिर्फ फ्रंट पे। द व्हीकल टेंड्स टू ओवर स्टेयर, गाड़ी बहुत ज़्यादा ओवर स्टेयर हो जाएगी, जो स्टेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा उसका मुड़ जाएगा, या वो भी ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है फ्रंट व्हील ड्राइव का, सिर्फ फ्रंट एंड टेंड्स टू टर्न आउट टू द साइड। देखें इस तरह ज़हन में रखें, ये फ्रंट व्हील है, गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव कार है, यानी सारी इंजन की पावर फ्रंट व्हील पे लग रही है, तो फ्रंट एंड ही टेंड्स टू टर्न आउट टू द साइड, वही बाहर की जानिब निकलेगा। अगर आपने अपनी स्पीड को बढ़ा ली है, आप टर्न लेते हुए रोड पे अपनी गाड़ी की स्पीड को आपने बढ़ा ली है बहुत ज़्यादा, तो गाड़ी बाहर निकल सकती है। तो कौन सा हिस्सा बाहर निकलेगा, फ्रंट एंड, क्योंकि गाड़ी क्या है फ्रंट व्हील ड्राइव की है। तो यही इसका एक जवाब है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल जो है वो गुज़िश्ता से पेवस्ता ही है। व्हाट डज अ रियर व्हील ड्राइव कार, या रियर व्हील ड्राइव यानी जो गाड़ी का पिछला एक्सेल है, जो रियर व्हील्स हो सकते हैं गाड़ी के, पिछला दायां पिछला बायां पहिया, अब ये वो वाली गाड़ी है। रियर व्हील ड्राइव कार के अंदर जो गाड़ी का इंजन है उसकी सारी जो ट्रांसमिशन होती है, बिजली की पावर, वो रियर सिस्टम, रियर व्हील जो पिछले गाड़ी के पहियों पे, ये कोई टेक्निकल टर्म है, वो उस पर इंहिसार करती है। अगर आप मज़ीद समझना चाहते हैं तो हम ये इस हवाले से कोई टेक्निकल वीडियो भी बना सकते हैं। तो जो अगर आपकी रियर व्हील है, सिंपल लॉजिक ध्यान में रख लें, तो आपका रियर एंड टर्न्स टू टर्न आउट, अगर आपने स्पीड बढ़ा ली, आपकी गाड़ी रियर व्हील ड्राइव कार थी और आपने मोड़ काटते हुए अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा लिया, तो गाड़ी का जो रियर एंड है, पिछला हिस्सा है, वो बाहर निकल सकता है। देखिए जब कभी भी आप मोड़ पे अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाएंगे तो हमने बताया एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है जो कि उस दायरे से, उस मोड़ से आपकी गाड़ी को बाहर फेंकना चाहती है, बाहर निकालना चाहती है। तो अब अपने जब भी अगर आप दाएं जानिब अपनी गाड़ी को मोड़ रहे हैं तो आपको सारा स्टीयरिंग का जोर दाएं जानिब लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो ताकत आपको बाहर निकाल रही होगी, बाएं जानिब फेंक रही होगी। तो इस वजह से ये वो अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा लेंगे उस मोड़ पे तो वो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आपकी गाड़ी जो है वो रियर व्हील ड्राइव है, उसका सारे डिपेंडेंसी पिछले वाले हिस्सों पे हो रही है, तो जो गाड़ी का पिछला हिस्सा है वो ज़्यादा एक्सीलरेट कर रहे हैं, अगर आप गाड़ी को की स्पीड बढ़ा रहे हैं मोड़ पे तो पिछला हिस्सा बाहर निकल सकता है। बाकी द कार टेंड्स टू अंडर स्टेयर, कि गाड़ी की जो स्टीयरिंग है वो कम हो जाएगी, गाड़ी कम मुड़ने लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और फ्रंट एंड से कोई ताल्लुक नहीं है। रेयर है तो रेयर से आपने जहन में रखना है, इसका आंसर रेयर होगा। ये ट्रिक है, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया, आप उससे भी जहन में इस चीज़ को रख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एंटी स्लिप डिवाइस, ASR। ये आपके पास एक सिस्टम होता है गाड़ी के अंदर। देखिए अब हम सबसे पहले कोशिश करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जिस चीज़ को हमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत होगी हम उसको मज़ीद समझेंगे। तो ये जो आपके पास एंटी स्लिप रेगुलेशन ASR का जो सिस्टम है गाड़ी में, ये और एक आपके पास एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है ABS। इसके सवाल इम्तिहान में काफ़ी ज़्यादा अक्सर आते भी हैं और कंफ्यूजिंग भी होते हैं बच्चों के लिए, जब वो जो पढ़ने वाले लोग हैं जो थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे नहीं बुजुर्ग भी हो सकते हैं उसके अंदर। तो जो तालिब इल्म आप समझ लें जो तैयारी कर रहे हैं थ्योरी की, उनके लिए अक्सर कंफ्यूजिंग या परेशान कुन होते हैं ABS के सवालात या ASR के सवालात। ये जो दो टर्म्स है, मैं कोशिश करूँगा पहले आपको वो दोनों चीज़ें समझा दूँ, क्योंकि इसके 8-10 सवालात हैं लगभग, दोनों चीज़ें समझा दूँ, फिर उसके बाद हम इन सवालात की जानिब आएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कोशिश करेंगे कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और यानी ABS और ASR यानी एंटी स्लिप रेगुलेशन, इसको हम प्रॉपर्ली समझ लें, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है। मैं कोशिश करूँगा आपको इंतहाई आसान अल्फाज में बता सकूँ। सबसे पहले हम लोग चलेंगे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम पर। अगर आप यहाँ पर देखें, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि हम लोग अभी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी ABS को देखते हैं। तो इसमें आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जहन में रखनी है, इसका पहला नाम है एंटी लॉक, यानी ये लॉक होने से बचाएगा। ये क्या लॉक होने से बचाएगा? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आपको मदद करता है, या आपकी गाड़ी के जो पहिए हैं, जो आपकी गाड़ी के व्हील्स हैं, उनको कभी भी ये
लॉक नहीं होने देगा। यानी अगर आप कहीं आपकी गाड़ी फिसलन का शिकार है या आप एक बैंड ले रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप फिर भी ब्रेक कर सकें अपनी गाड़ी को, तो एबीएस बेसिकली बुनियादी तौर पर एक बुनियादी सेफ्टी फीचर है आपकी गाड़ी के अंदर, जो कि आपकी गाड़ी के व्हील्स को, पहिए को कभी भी लॉक होने नहीं देगा। यानी आप तब भी जब आपकी गाड़ी थोड़ी तंग जगह पर है, आप वहाँ पर भी, या आप एक टर्न ले रहे हैं, आप अपनी गाड़ी को ब्रेकिंग इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी गाड़ी को स्टीयरिंग से कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि एबीएस ने आपके पहियों को, व्हील्स को लॉक नहीं किया। अगर आपके व्हील लॉक हो गए तो फिर ना आप स्टीयरिंग से अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकेंगे, ना ब्रेकिंग इफेक्ट या ब्रेक दबाने पे कोई असर होगा। तो एबीएस का बुनियादी काम ये है कि इसकी सबसे, अगर आप बुनियादी कुछ चीज़ें देखें तो ये आपको ब्रेकिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो लोग बहुत पहले से गाड़ी चला रहे हैं, तकरीबन 20 साल पहले से, वो इस बात से वाकिफ़ होंगे कि एक दौर था कि आपको जब गाड़ी में आपके मैकेनिकल सिस्टम मौजूद थे, अब तो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आ गए हैं गाड़ी में, तो मैकेनिकल सिस्टम में अगर आपने 100 मीटर के फासले तक ब्रेक लगानी है, आपने देखा कि मुझे अपनी गाड़ी रोकनी है, तो आप ब्रेक लगाते थे, फिर उस ब्रेक के पैडल को छोड़ते थे, फिर दोबारा ब्रेक लगाते थे, फिर पैडल को छोड़ते थे। तो 5 से 6 दफ़ा इस तरह करने पर क्या होता था कि आपकी गाड़ी रुक जाती थी, ब्रेक होता था। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के आने से ये फ़ायदा हुआ कि इसकी 2 टर्म्स हैं, हम इसको इस तरह पहले देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली टर्म है एंटी लॉक। नाम से जाहिर हो जाएगा कि ये गाड़ी के पहियों को ब्रेक होने से बचाएगा, यानी अगर गाड़ी के पहिए को लॉक होने से बचाएगा। यानी अगर गाड़ी के व्हील या पहिए लॉक नहीं होंगे तो आपकी स्टीयरिंग, जो आप गाड़ी को स्टीयर कर रहे हैं अपनी स्टीयरिंग से, और जो आप ब्रेक लगा रहे हैं, वो लंबे अरसे तक चलेगा। जब गाड़ी के पहिए लॉक नहीं होंगे तो आप स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकेंगे अपनी मर्जी से, और ब्रेक भी अपनी मर्जी से लगा सकेंगे ख़तरनाक जगहों पर। तो एंटी लॉक की टर्म हमने समझ ली कि जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रिवेंट करता है व्हील को लॉकिंग, डेट मीन्स यू कैन कंट्रोल स्टीयरिंग फॉर लॉन्ग टाइम। अगर गाड़ी के पहिए लॉक नहीं होंगे तो आप अपनी मर्जी से गाड़ी को स्टीयर कर सकते हैं और उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। सबसे हमने पहली टर्म समझ ली कि ये गाड़ी के पहियों को ब्रेक होने नहीं देगा, एंटी लॉक है, लॉक होने नहीं देगा। दूसरी इसकी टर्म है ब्रेकिंग सिस्टम, यानी ब्रेकिंग सिस्टम में ये मदद करता है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुछ अर्से पहले या 15-20 साल पहले चले, जब गाड़ियों में एबीएस सिस्टम नहीं होता था, तो आप अपनी ब्रेकिंग करने के लिए कई दफ़ा अपने पैडल को दबाते थे, ब्रेक पैडल को दबाते थे, तब जाकर आपकी गाड़ी रुकती थी। लेकिन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के आने की वजह से क्या फ़ायदा हुआ कि आप एक ही दफ़ा ज़ोर से अपने ब्रेक पैडल को दबाएंगे और आपकी गाड़ी इमीडिएट इफेक्ट के बाद जल्दी से रुक जाएगी। ये फ़ायदा होता है हमारे पास एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का। इसके पीछे क्या फंक्शनैलिटी है, ये किस तरह इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है, जो लोग ऑटोमोटिव की फील्ड के हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि एबीएस किस तरह काम करता है। अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए एबीएस के हवाले से तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, आपको मज़ीद भी गाइड कर देंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर अभी समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि एंटी लॉक यानी ये व्हील्स को लॉक होने नहीं देगा, और ब्रेकिंग सिस्टम यानी पहला मरहला हो गया कि व्हील लॉक नहीं होंगे, दूसरा है ब्रेकिंग सिस्टम यानी इसका गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा होगा। जब ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा होगा, आप ज़ोर से गाड़ी का ब्रेक दबाएंगे, गाड़ी फ़ौरन से ही रुक जाएगी। ये आपको फ़ायदा हो सकता है। और इसके अलावा स्टीयरिंग की कैपेबिलिटी, आप जब गाड़ी के पहिए लॉक नहीं होंगे तो आप गाड़ी को अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे रोटेट कर सकते हैं, तो स्टीयरिंग की एबिलिटी भी एबीएस में बढ़ जाती है। आप स्टीयरिंग को लंबे अरसे तक कंट्रोल कर सकते हैं और ब्रेकिंग सिस्टम में ये मदद करता ही है। तो ये हो गया हमारा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब हम चलेंगे दूसरा, जो कि है एएसआर, एंटी स्लिप रेगुलेशन। हम इसको इस तरह ही समझेंगे। सबसे पहले देखें एंटी स्लिप, यानी ये आपकी गाड़ी को फिसलने से बचाएगा। एंटी लॉक, ये बेसिक आप इसको इस तरह समझें कि जो एएसआर है, एंटी स्लिप रेगुलेशन, ये एक सेकेंडरी या एक सानवी निज़ाम है, या दूसरा एबीएस के अंडर ही आता है। या आप समझें कि गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स में इसकी अहमियत दूसरे नंबर पर है। ये आपकी गाड़ी के पहियों को स्लिप होने से बचाएगा। कैसे स्लिप होने से बचाएगा? ये लॉक कर देगा। यही फ़र्क है एबीएस और एएसआर में। एएसआर का मतलब है कि एबीएस का हमने देखा था कि ये गाड़ी को लॉक, पहियों को लॉक होने से बचाता है, जबकि एएसआर जो है वो आपकी गाड़ी के पहियों को लॉक कर देती है, एंटी स्लिप, फिसलने से बचाती है। कहाँ पर? जहाँ पर आपके पास जो आपका ड्राइवर है वो अपनी गीले रोड के ऊपर या रोड में जो है कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अपनी अगर गाड़ी की स्पीड को तेज़ कर ले और
इसमें ये किस तरह काम करता है ASR, इसमें कुछ सेंसर होते हैं, ये सेंसर रोड के ऊपर चीज़ों को ऑब्जर्व करके फील करता है और सिग्नल भेजता है। तो ASR सिग्नल जैसे ही आपका एक्टिवेट होगा, फ़ौरन से आपकी गाड़ी के जो पहिए हैं वो लॉक हो जाएंगे। तो ASR का पर्पस क्या है, ये आपकी गाड़ी के पहियों को लॉक कर देता है, व्हील्स को लॉक कर देता है और स्लिपिंग को बचाता है। देखें, स्लिपिंग से बचाता है। जैसे आपकी गाड़ी के पहिए लॉक हो जाएंगे, बिल्कुल लॉक हो गए, तो आपकी गाड़ी रुक गई। आप ना उसको आप स्टीयरिंग कर सकते हैं, स्टेयर कर सकते हैं स्टीयरिंग से, और ना आप ब्रेक लगा सकते हैं, वो लॉक हो चुके हैं पहिए। तो जहाँ पर आपके वेट रोड हैं, गीले रोड हैं, या कुछ आप अपनी गाड़ी आपने जैसी शुरू की और रोड गीला था, या आपकी गाड़ी स्किड हो सकती है, मिट्टी की वजह से फिसल सकती है, तो ASR फ़ौरन से एक्टिवेट होगा। अब ये कैसे एक्टिवेट होगा, ये अलग साइंस है इसके पीछे, जो ऑटोमोटिव इंजीनियर समझ सकते हैं। फ़ौरन से एक्टिवेट होगा, सेंसर से सिग्नल आएगा और ये आपकी गाड़ी के पहियों को लॉक कर देगा। लॉक कर देगा तो आपकी गाड़ी के पहिए लॉक होके आपकी गाड़ी रुक जाएगी, या वो सेफ्टी मोड में चली जाएगी। तो हमने समझ लिया। दोबारा मैं एक बार फाइनल रिवाइज कर दूं, हम दोबारा से एक अलग से वीडियो भी बना सकते हैं अगर आप लोगों की डिमांड है तो। ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, नंबर 1, ये गाड़ी के पहियों को लॉक नहीं होने देता। तो लॉक नहीं होने देगा तो अब हम स्टीयरिंग भी कर सकते हैं और ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, यानी गाड़ी के पहिए लॉक नहीं हुए तो कंट्रोल अब भी हमारे हाथ में है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ABS का क्या है, ये लंबे अरसे तक आपकी गाड़ी की जो स्टीयरिंग कैपेबिलिटी है वो उसको बरकरार रखता है। आप स्टीयरिंग करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं खतरे के अंदर भी, और ज़ोरदार तरीके से एक ही मर्तबा ज़ोर से ब्रेक पैडल के ऊपर पैर दबाकर आप अपनी गाड़ी को फ़ौरन से रोक भी सकते हैं। तो ये ब्रेकिंग सिस्टम जो इम्प्रूव हुआ वो एंटी लॉक ABS की वजह से हुआ। ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ने गाड़ी के पहियों को लॉक नहीं होने दिया, क्योंकि एंटी का मतलब होता है खिलाफ, तो ये लॉक होने के खिलाफ है, ये पहियों को लॉक नहीं होने देगा। और ब्रेकिंग सिस्टम, यानी ब्रेकिंग सिस्टम को अच्छा कर दिया इसने। पहले मैकेनिकल सिस्टम में हमें काफ़ी दफ़ा ब्रेकिंग के पैडल को दबाना पड़ता था, ABS के अंदर ऐसा नहीं होता, आप उसको एक दफ़ा ज़ोर से दबाएंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। फिर ASR है एंटी स्लिप रेगुलेशन। ये क्या करता है, ये आपकी गाड़ी को फिसलने से, अगर आपकी उसको फील होता है कि आपकी गाड़ी फिसल सकती है, बाहर निकल सकती है, तो ये गाड़ी के पहियों को फ़ौरन से लॉक कर देगा, फ़ौरन से उनको लॉक कर देगा। उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी रुक जाएगी, और बिल्कुल रुक जाएगी। और उसकी वजह से जो एंटी स्लिप सिस्टम काम कैसे करता है, वो अपने सेंसर्स की वजह से करता है। इतनी डिटेल हमें ज़रूरत नहीं है, बस आप ये समझ लें कि ABS और ASR में क्या बुनियादी फ़र्क है। कि एक व्हील को लॉक करता है, ASR जो है आपकी गाड़ी के पहियों को लॉक कर देता है, जैम कर देता है, उनको स्लिपिंग से बचाता है, उनको स्लिप नहीं होने देता, या स्किड भी कहते हैं, स्किड नहीं होने देता बैंड के ऊपर। जबकि ABS ऐसा नहीं करता। ABS का अलग फंक्शन है। ABS आपकी मुश्किल हालात के अंदर भी, एक शार्प टर्न के बावजूद भी, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग जो है, आप अपनी गाड़ी को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उसको लंबे अरसे तक रिटेन कर सकता है। और आपकी ब्रेकिंग सिस्टम को बहुत अच्छा बनाता है कि आपने एक बार ही ब्रेक लगाया, गाड़ी रुक गई। तो ये बुनियादी फ़र्क था इन दोनों का। अब हम इनके सवालात की जानिब वापस जाएंगे और मज़ीद तफसील में इसके सवालात देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया ABS और ASR के बारे में, तो अब हम उन सवालात को करेंगे यहाँ पर। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एंटी स्लिप डिवाइस ASR, जिसको हम लोग एंटी स्लिप रेगुलेशन भी कहते हैं, क्या फ़ायदा है। मैंने बताया था आपको, नो लॉकिंग ऑफ द व्हील्स व्हेन ब्रेकिंग। ये गाड़ी कह रहे हैं, ये पहियों को ASR लॉक नहीं करता जब आप ब्रेक लगाते हैं। हमको पता है ये चीज़ कि ASR जो है, जो आपका एंटी स्लिप सिस्टम है, एंटी स्लिप डिवाइस है, वो पहियों को लॉक करती है, व्हील्स को लॉक करती है। नो लॉकिंग, ABS में कोई लॉकिंग नहीं है, लेकिन ASR की तो बुनियादी फंक्शनैलिटी ही लॉकिंग ऑफ द व्हील्स है, तो नो लॉकिंग इसका आंसर नहीं है। नो व्हील स्पिन व सेटिंग ऑफ, जब आप सेट ऑफ करने लगे, अपनी गाड़ी को चलाने लगे, सेटिंग ऑफ करने लगे, और अगर रोड गीला आप सपोज कर लें, तो ये व्हील को स्पिन होने से बचाएगा, उनको लॉक कर देगा। नो व्हील स्पिन वैन सेटिंग ऑफ, या वैसे भी अगर आप अपनी गाड़ी रोड पे चला रहे हैं तो ये पहियों को ज़्यादा घूमने से बचाएगा, उनको लॉक कर देगा। ये इसकी फंक्शनैलिटी है। रिड्यूस डेंजर ऑफ स्लाइडिंग साइडवेज व्हेन सेटिंग ऑफ ऑन अ स्लिपरी रोडवे। अगर आप एक गीली सड़क के ऊपर अपनी गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, रात को बारिश हुई थी, दिन में बारिश हुई थी, और आप अपनी गाड़ी चलाना शुरू की है, तो ये स्लाइडिंग, अगर गाड़ी फिसलने लगेगी साइडवेज पे, दाएं या बाएं गीले रोड की वजह से, तब भी ये क्या करेगा, ASR सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, व्हील्स को लॉक कर देगा।
तो आपकी गाड़ी स्लिप नहीं होगी, स्लाइड नहीं होगी, स्किड नहीं होगी दाएं बाएं, क्योंकि ASR की ये फंक्शनैलिटी है कि व्हील के पहियों को लॉक करके या उनको स्पिन होने से बचा के, नो व्हील स्पिन, कोई स्पिन नहीं, उनको ज़्यादा तेज़ी से घूमने नहीं देता, उनको पकड़ के रखता है, तो हमारी गाड़ी स्किड या फिसल नहीं सकती, साइड पे जा नहीं सकती ASR की वजह से। तो ये दो जवाब इसके हो सकते हैं, लेकिन ये व्हील को लॉक करता है, ये ASR की फंक्शनैलिटी है, नो लॉकिंग इसका दुरुस्त जवाब नहीं है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। वाई शुड यू नोट प्रेस द क्लच एंड स्विच ऑफ द इंजन एट द सेम टाइम व्हेन ड्राइविंग डाउन अ लॉन्ग स्लोप। आप नीचे आ रहे थे ढलवान से, तो कह रहे हैं ये ऐसा आपको क्यों बचना चाहिए कि आप क्लच दबाएं और इंजन को भी साथ ही ऑफ कर दें। देखिए, क्लच और इंजन को अगर आप एक साथ दबाएंगे तो आपकी गाड़ी का जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसके ऊपर भी फ़र्क आएगा और बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर फ़र्क आ सकता है। हम देखते हैं इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्यों नहीं करना चाहिए आपको। वाई शुड यू नॉट प्रेस द क्लच, क्लच और इंजन, क्लच भी दबाया हो और इंजन एक साथ, आप इंजन को भी ऑफ कर दें और क्लच को दबाएं और इंजन ऑफ, ये दोनों काम एक साथ क्यों नहीं कर सकते। फुल ब्रेकिंग पावर कैन नॉट बी रीच इन व्हीकल्स विद ब्रेक बूस्टर सिस्टम डिस्पाइट ग्रेट फोर्स बीइंग अप्लाइड टू द पेडल। अगर आप ये काम एक साथ करेंगे और आप उसके बाद आप ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे तो ब्रेकिंग पावर आपकी नहीं रह पाएगी। इस क्लच और इंजन, क्लच को एक दबाएं और इंजन को उसके साथ ही ऑफ कर दें तो गाड़ी की जो ब्रेक बूस्ट पावर है, जो कि हमने गाड़ी के अंदर ब्रेक बूस्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है, ये होता है अक्सर गाड़ियों के अंदर, ABS भी हमने पढ़ा, वो भी इसके अंदर हेल्प करता है, ये जो बूस्ट ब्रेकिंग सिस्टम है या ब्रेकिंग सिस्टम है, तो वो अगर आप ये काम करेंगे, क्लच और एक साथ दबा लेंगे, क्लच को भी दबाएंगे और इंजन को भी ऑफ कर देंगे, तो जो आपका ब्रेक बूस्टर सिस्टम है जो कि आपकी ब्रेकिंग को बहुत अच्छे से करता है, आप दबाते हैं ब्रेक फ़ौरन से लग जाता है, उसके ऊपर फ़र्क आ सकता है। कैन नॉट बी रीच्ड, वो लिमिट तक नहीं जाएगा, अपनी फुल ब्रेकिंग पावर नहीं देगा। द स्टीयरिंग ऑफ द व्हीकल्स विद सर्वो असिस्टेड स्टीयरिंग इमीडिएटली बिकम अनयूजली हैवी। देखिए, कुछ आपके पास स्टीयरिंग है जिनके पीछे मोटर लगी हुई है या सर्वो असिस्टेड है, ये भी एक टेक्निकल टर्म है, ये भी ABS इसका ताल्लुक है कि वो आपकी स्टीयरिंग को, जो आपका स्टीयरिंग है वो उसको, इसने पहले मैनुअल होता था, आपको जोर ज़्यादा लगाना पड़ता था एक जानिब मोड़ने के लिए, अब आप हल्का सा अपने स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो वो उसकी असिस्टेंस मौजूद है, पीछे उसके पास रेवोल्यूशंस या मोटर्स लगी हुई हैं जो कि उसको बहुत अच्छी स्मूथली मूव करवा देते हैं दाएं या बाएं। बड़ा अच्छा सा आपको अंदाज़ा होगा जो गाड़ी चलाते हैं या इवन गाड़ी चलाते लोगों को देखते हैं कि स्टीयरिंग आजकल बहुत आसान हो गई है। पहले जोर लगाना पड़ता था मैनुअल गाड़ियों में, जब से ऑटोमेटिक गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं या वो गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, आप समझ लें मैनुअल से हटकर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आ गए हैं, मोटर्स आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स आ गए हैं, उसकी वजह से जो आपकी स्टीयरिंग है उसको भी एक हेल्प मिल गई है सर्वो असिस्टेंस की। तो अगर आप एक साथ ही अपनी गाड़ी का क्लच और इंजन भी ऑफ कर देंगे और क्लच दबाते हुए, तो सर्वो असिस्टेंस वो हैवी हो जाएगा। आपका जो स्टीयरिंग है, आपने इंजन ऑफ कर दिया तो वो जो इंजन की फंक्शनैलिटी थी, इंजन ब्रेक को भी पावर दे रहा था, ना ब्रेक ठीक से लग पाएगी और ना ही वो जो आपकी स्टीयरिंग को सर्वो पावर मिल रही थी वो भी इंजन की मदद से ही मिल रही थी, जो इंजन उसको सप्लाई दे रहा था, तो वो भी हैवी हो जाएगा आपका स्टीयरिंग, बहुत जोर लगाना पड़ेगा आपको। द बैटरी विल बी ओवर चार्ज, बैटरी की चार्जिंग हो नहीं रही। देखिए, बैटरी की चार्जिंग यहाँ नहीं हो रही कि आपने क्लच दबाया और उसका एक अलग स्कीम होती है, अलग तरीका होता है गाड़ी की बैटरी चार्ज करने का, कि गाड़ी ओवर चार्ज हो जाएगी, चार्जिंग की हद से बढ़ जाएगी क्लच और इंजन की वजह से, इससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका। पहले दो आंसर इसके दुरुस्त है। चलेंगे अगले सवाल की जानिब। वाई शुड यू नॉट अप्लाई द क्लच व्हेन ड्राइविंग ऑन अ लॉन्ग स्टीप डाउनहिल स्लोप। अगर आप नीचे आ रहे हैं एक स्लोप पे, एक ढलवान से नीचे की जानिब आ रहे हैं, तो आपने क्यों जो है क्लच को नहीं दबाना व्हेन ड्राइविंग। आप क्लच को दबाएं बार बार या गियर चेंज करने के लिए किसी मकसद से आपने नहीं दबाना, क्यों नहीं दबाना चाहिए, क्या वजह हो सकती है। बिकॉज दिस कॉजेज अननेसेसरी वेयर ऑफ द ब्रेक्स। बिल्कुल, जो आपकी गाड़ी के जो ब्रेक्स हैं वो, अगर आप क्लच दबा रहे हैं, गियर चेंज कर रहे हैं, ये पूरा एक सिस्टम जुड़ा हुआ है, क्लच और ब्रेकिंग सिस्टम, ये जो आपके पैडल हैं ये एक साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप वैसे स्लोप पे नीचे जा रहे हैं, आप बिला फजूल में क्लच दबा रहे हैं, आप फजूल में क्लच दबा रहे हैं, तो उसका फ़र्क आपकी ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर भी आएगा। वो ब्रेक, आप अगर क्लच भी लगा रहे हैं साथ ब्रेक भी दबाएंगे यकीनन थोड़ी देर के बाद, तो ब्रेकिंग इफेक्ट नहीं आएगा, तो ब्रेकिंग सिस्टम पे फ़र्क आ सकता है। अगर आप अननेसेसरी तौर पे आप क्लच दबाए जा रहे हैं, आप स्लोप से नीचे आ रहे हैं और आप क्लच मुसलसल उसके ऊपर पावर लगा रहे हैं, क्लच अप्लाई कर रहे हैं, गियर चेंज कर रहे हैं, तो ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर फ़र्क आ सकता है, वो गाड़ी नीचे की जानिब वैसे जा रही है। बिकॉज इन दिस केस द ब्रेक सर्वो यूनिट विल नो लॉन्गर फंक्शन। देखें, जो आपके पास ब्रेक जो सर्वो यूनिट है वो ऐसा नहीं कि क्लच लगाने की वजह से वो काम ही नहीं करेगा, विल नो लॉन्गर फंक्शन। ब्रेक सिस्टम में भी सर्वो लगा होता है जो उसको हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर क्लच दबा रहे हैं तो ब्रेकिंग सिस्टम बिल्कुल ही काम करना छोड़ देगा, विल नो लॉन्गर फंक्शन। ये जवाब दुरुस्त नहीं है।
कि क्लच अगर आप एक डाउन हिल स्लोप आप ढलवान से नीचे जा रहे हैं और आप क्लच अप्लाई किए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं मुसलसल, तो उससे आपके ब्रेकिंग सिस्टम जो है उस अननेसेसरी वेयर वो उसमें ख़राबी पैदा हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही काम करना छोड़ देंगे, उन पे ज़्यादा दबाव पड़ सकता है, लेकिन विल नो लॉन्गर फंक्शन इज नॉट एन ऑप्शन। ये जवाब दुरुस्त नहीं है, बिकॉज द ब्रेकिंग एक्शन ऑफ द इंजन विल हैव नो इफेक्ट। ये जवाब इसका दुरुस्त है कि आपके पास जो ब्रेकिंग, अगर आप क्लच लगा रहे हैं और गाड़ी वैसे ही नीचे जा रही है तो आप ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर थोड़ा दबाव डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि जो ब्रेकिंग जो एक्शन जो है उसका इफेक्ट ही ख़त्म हो जाए। उस स्लो पे वैसे ही नीचे जा रहा है, ब्रेकिंग का इफेक्ट वैसे ही कम है, आप क्लच लगा रहे हैं, क्लच दबा रहे हैं मुसलसल डाउन इन स्लोप पे, तो जो ब्रेकिंग इफेक्ट है वो उसका हो सकता है कोई असर ही ना हो उसके ऊपर। इतना आपने क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल कर लिया है कि उसके नीचे जाने की वजह से जो ब्रेकिंग एक्शन है उसका इफेक्ट ही ना हो, क्योंकि आप नीचे जा रहे थे और आप मुसलसल ब्रेक और क्लच का इस्तेमाल कर रहे थे, या इस तरह भी ले लें कि आप मुसलसल ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने इतनी दफ़ा ब्रेक को दबाया या इस्तेमाल किया कि अब वो उसमें एक तरह का इशू आ गया कि अब वो मज़ीद वो वैसी स्लोप पे जा रहा था, आप बार बार अपनी स्पीड कम कर रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, तो हो सकता है एक लिमिट ऐसी आए कि स्लोप लंबा हो कि ब्रेकिंग का इफेक्ट ही ना हो, गाड़ी सीधी जाना शुरू कर दे। ये दो इसके ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन कि ब्रेक का सर्वो बिल्कुल काम नहीं करेगा ये एक अलग चीज़ है। ब्रेक का सर्वो इंजन से जुड़ा हुआ है, उसको सर्वो पावर वहाँ से मिलती है, सर्वो का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सर्वो का सिर्फ ये हो सकता है कि ब्रेकिंग इफेक्ट का कोई फ़र्क ना रहे या ब्रेकिंग में कुछ ख़राबी हो जाए अगर आप नीचे जा रहे हैं और क्लच को मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला सवाल है, यू सडनली हैव टू ब्रेक व्हेन कॉर्नरिंग अ वेट कैरेज वे। आपने अचानक से ब्रेक लगाना है, एक समझे कॉर्नर, एक कुछ मोड़ आ रहा है और सड़क गीली है, वेट कैरेज वे, आपने अचानक से ब्रेक लगाना है। वट स्पेशल एस्पेक्ट्स एग्जिस्ट विद द व्हीकल इक्विप्ड विद द एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब एबीएस का सवाल आ गया। हमें पता है कि एबीएस क्या करता है, आपकी गाड़ी के जो ब्रेकिंग है उसको बहुत अच्छा करता है। क्यों? और स्टीयरिंग भी आपके देर तक कंट्रोल में रहता है। द स्टीयरिंग कैपेबिलिटी इज रिटेन्ड फॉर लॉन्गर। सबसे बुनियादी जो काम है एबीएस का वो यही है, जो स्टीयरिंग की कैपेबिलिटी है, आपने जो स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है वो ज़्यादा देर तक आप पे कंट्रोल में रहेगा। पहिए लॉक नहीं होंगे एबीएस के अंदर, वो एएसआर में होते हैं, तो स्टीयरिंग आप पे कंट्रोल में रहेगी। द व्हीकल विल ऑलवेज रिमेन स्टेबल। ये एबीएस की फंक्शनलिटी नहीं है कि व्हीकल आपके हमेशा स्टेबल रहे, वो आपको स्टीयरिंग प्रोवाइड कर सकता है और ब्रेकिंग में हेल्प कर सकता है। आप फ़ौरन से ब्रेक लगा लें, गाड़ी आपकी रुक जाए। लेकिन स्टेबल रहने वाली जो कहानी है वो सिर्फ एबीएस की नहीं है, वो 2-3 सिस्टम मिलके एएसआर आपके पहियों को लॉक कर दे तो तब आपकी गाड़ी थोड़ा स्टेबल हो सकती है। लेकिन उस कॉर्नर के ऊपर जहाँ रोड गीला है और आप एबीएस इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात की श्योरिटी नहीं है कि एबीएस की मदद से आपकी, हाँ अगर आप स्टीयरिंग आपकी कंट्रोल में रहेगा और जल्दी से आप अच्छी ब्रेक लगाते हैं तब आपकी गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन विल ऑलवेज रिमेन स्टेबल। ये कोई सिस्टम इस बात की शर्त नहीं देता कि आप बैंड पे तेज़ी से गाड़ी चला रहे हैं एक मोड़ पे और आपकी गाड़ी हमेशा स्टेबल रहेगी। ये एबीएस एएसआर कोई भी इस बात की गारंटी नहीं देगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर व्हीकल टू स्किड आउट ऑफ द बैंड। देखिए वही बात कि ये कह रहे हैं मुमकिन नहीं है कि एबीएस यूज़ करते हुए आपकी गाड़ी बैंड से बाहर ना जाए। उस मोड़ पे आपने दायां मोड़ ले रहे हैं और आपकी गाड़ी को जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ताकत है वो बाहर निकालने की, बाएं जाने लेके जाने की कोशिश कर रही है, तो एबीएस यूज़ करते हुए गाड़ी स्किड नहीं होगी। हमें पता है एबीएस यूज़ करते हुए गाड़ी स्किड हो सकती है, एएसआर यूज़ करते हुए स्किडिंग से बचा जा सकता है किसी हद तक बैंड के ऊपर, क्योंकि वो पहियों को लॉक कर देती है। लेकिन एबीएस यूज़ करते हुए ऐसी कोई शर्त नहीं कि गाड़ी आपकी स्टेबल रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, स्किड नहीं होगी, फिसलेगी नहीं, विल ऑलवेज रिमेन स्टेबल नहीं, और ये भी नहीं है कि वो बैंड से बाहर ना निकले। एबीएस सिर्फ आपकी मदद कर सकता है तो स्टीयरिंग कैपेबिलिटी में, ये आपका जो स्टीयरिंग है वो लंबे अरसे तक आपके पास कंट्रोल रह सकता है, पहियों को लॉक नहीं करेगा, और दूसरा उसको ब्रेकिंग में आपकी मदद कर सकता है। ये दो इसकी फंक्शन होते हैं, तो हमारा ये जवाब इसका दुरुस्त है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। व्हाट कैन रिस्ट्रिक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ अ लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम। लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम जो है ये समझें ये भी एक एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम का एक पार्ट है। ये आपको बताता है कि आपकी जो गाड़ी है वो लेन से बाहर निकल सकती है, तो ये आपको इंडिकेशन देता है। तो आप फ़ौरन से आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी तवज्जो हटी और आपने अपनी गाड़ी में लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम को ऑन किया हुआ था, तो क्या हुआ, आपने जैसे आपकी तवज्जो हटी, आपकी गाड़ी लेन से बाहर होना शुरू हुई, तो अगर रोड के ऊपर अच्छी मार्किंग लगी हुई है तो फ़ौरन से आपको इंडिकेशन देगा ये सिस्टम कि भाई आपकी गाड़ी रोड से बाहर जा रही है, आप फ़ौरन से कंट्रोल कर लेंगे। तो कह रहे हैं इस फंक्शन के ऊपर क्या चीज़ें हैं जो कि इसको रोक सकती हैं, रिस्ट्रिक्ट, इसके ऊपर थोड़े मसले मसाइल हो सकते हैं लेन डिपार्चर सिस्टम को, किन वजूहात की वजह से वो सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, क्या वजह हो सकती है। अ डर्टी रोड सरफेस, सबसे अहम कि अगर आपका रोड सरफेस गंदा है, मिट्टी पड़ी हुई है,
तो ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, कैमरास लगे हुए हैं, ये देखता है रोड के ऊपर क्या मार्किंग है, ये लेन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो आपकी गाड़ी ज़रा सी भी लेन से बाहर जाएगी, ये सेंसर सेंस कर लेगा और आपको बजर को या किसी भी एक्चुएटर को सिग्नल देके कोई लाइट ऑन कर देगा या कोई आवाज़ साउंड, कोई हॉर्न वगैरह बजेगा, कोई भी आपको इंडिकेशन आ जाएगी साउंड की। लेकिन अगर रोड पे मिट्टी है तो ये लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम उतना एफिशिएंट नहीं होगा, इसको समझ ही नहीं आएगी अगर मिट्टी पड़ी हुई रोड के ऊपर कि ये लेन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो इसको मसला हो जाएगा। ये एक मसला हो सकता है, एब्सेंस ऑफ रोड मार्किंग। इवन अगर रोड के ऊपर मार्किंग ही नहीं है, कि नहीं पता कि ये सीधे हाथ वाली लेन कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, कहाँ से दूसरी लेन शुरू हो रही है, अगर वो भी मार्किंग नहीं है तब भी आपका ये लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, जो कि एक असिस्टेंट सिस्टम है, आपके काम नहीं आ सकता। एब्सेंस ऑफ गार्ड रेल्स एक डिफरेंट चीज़ है, जो कि रोड किनारे जो है वो एक पीले और काले कलर का एक लोहा मुसलसल चल रहा होता है, ये अलग चीज़ है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम से। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। यू आर ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल फिटेड विद एन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS का सवाल आ गया। आप अपनी गाड़ी चला रहे थे और क्या हुआ, उसमें ABS लगा हुआ था। हाउ डू यू अचीव द शॉर्टेस्ट पॉसिबल ब्रेकिंग डिस्टेंस, कि आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे अचीव करेंगे, मतलब आपने ब्रेक लगाया और आपकी गाड़ी कम से कम फासले पे जल्दी से जाके रुक गई, ये चीज़ आप कैसे अचीव करेंगे, ये इसका सवाल है। तो अब हमें इसी चीज़ देखनी है कि ये ABS से कैसे अचीव होती है। आई अप्लाई द ब्रेक्स मल्टीपल टाइम्स एट क्विक इंटरवल्स एंड विद मैक्सिमम फोर्स, कि मैं जल्दी जल्दी ब्रेक को दबाऊंगा ज़्यादा फोर्स से और लग जाएगा। मुझे हमें पता है, हमने ABS की चीज़ पढ़ ली है, ABS की ये क्वालिटी है कि आपने एक ही दफ़ा ज़ोर से फोर्स लगानी है, वो गाड़ी को रोक देगा। उससे पहले जब ABS सिस्टम नहीं होता था, आपकी गाड़ी मैनुअल सिस्टम की तरह चलती थी, तो आपको कई दफ़ा मल्टीपल आपको दबाना, बार बार उस ब्रेक को दबाना पड़ता था ताकत के साथ, तब जाके वो गाड़ी कुछ फासले पे रुकती थी। लेकिन ABS से क्या हुआ, सडनली एंड विद मैक्सिमम फोर्स, आपने फ़ौरन से अप्लाई करनी है ब्रेक और ज़ोरदार ताकत से, तो ABS आपकी गाड़ी को शॉर्टेस्ट पॉसिबल ब्रेकिंग डिस्टेंस पे कम से कम फासले पे रोक देगा। केयरफुली एंड देन, या फिर वो कह रहे हैं कि मैं एहतियात से और इंक्रीजिंगली और आहिस्ता आहिस्ता उस ब्रेक के ऊपर अपना दबाव बढ़ाऊँ, नहीं। अगर ABS है और आपने शॉर्टेस्ट कोई एमरजेंसी है, आपने फ़ौरन से अपनी गाड़ी को रोकना है, तो ABS में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप फोर्स धीरे धीरे हल्के हल्के करके बढ़ाएं, नहीं, आप अचानक से ज़्यादा फोर्स ब्रेक के ऊपर लगा देंगे तो ABS जल्दी से आपकी गाड़ी को रोक देगा, यही इसका एक फंक्शन है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। लेन असिस्ट सिस्टम, हमने देखा कि अगर आप, पहले भी एक सवाल आया था लेन सिस्टम का, विद करेक्टिव स्टेयर कंट्रोल कैन हेल्प यू व्हेन ड्राइविंग। एक लेन असिस्ट सिस्टम है और उसकी जो स्टेयरिंग है वो भी उसके अंदर, वो स्टेयरिंग भी कंट्रोल करता है। ये एक और एडवांस सिस्टम है कि अगर आप अपनी लेन से बाहर निकल रहे हैं तो वो जो स्टेयरिंग है वो आपकी तवज्जो नहीं है, वो स्टेयर ऑटोमेटिकली स्टेयरिंग घुमाकर आपको अपनी लेन में ले आएगा। ये बड़ी एडवांस फंक्शनैलिटीज़ हैं गाड़ी की। व्हाट शुड यू बी अवेयर ऑफ, आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी होगी। अ लेन असिस्ट सिस्टम विद द करेक्टिव स्टेयर कंट्रोल कैन नॉट फंक्शन इफ द, या बिल्कुल, सबसे पहली चीज़ कि जो लेन असिस्ट सिस्टम है और उसमें आपने एक स्टेयर कंट्रोल का एक और फीचर भी उसके अंदर है कि अगर आपकी गाड़ी लेन से बाहर गई तो आपको पहले इंडिकेशन मिलेगी, और अगर उसमें स्टेयर कंट्रोल का सिस्टम भी है, करेक्टिव स्टेयर कंट्रोल, तो वो आपको भी शायद एक्शन ना देना पड़े, वो जो स्टेयरिंग है वो खुद से थोड़ा सा मूव करके आपको वापस लेन मिले। तो कह रहे हैं ये सिस्टम कब काम नहीं कर सकता, नोट फंक्शन इफ़ द रोड मार्किंग्स आर पुअर। अगर रोड मार्किंग्स पुअर है, रोड के ऊपर जो निशानात हमने पहले भी देखा मिट्टी है या ठीक नहीं है, तब ये सिस्टम काम नहीं करेगा। कीप द व्हीकल इन लेन इफ़ द रोड मार्किंग्स आर क्लियर, कि तभी गाड़ी को लेन में रखेगा लेन असिस्ट सिस्टम जब रोड मार्किंग्स, रोड के ऊपर जो निशानात है लेन के, एरो के, वो सब क्लियर हैं, तब ये सिस्टम हेल्पफुल है। क्योंकि ये इंसानी आंख नहीं है, ये सेंसर है, ये सिस्टम है, ये सेंस करता है रोड को देखता है, महसूस करता है, निशानात को, उनकी तस्वीरों को, इमेज को लेकर प्रोसेसिंग करता है, फिर वो एक्शन लेता है, तो तभी लेन में रहेगा जब रोड मार्किंग क्लियर होंगी। कंपनसेट फॉर लैक ऑफ फिटनेस टू ड्राइव टायर्डनेस, नहीं, ये कह रहे हैं ये जो सिस्टम है ये अगर आप थकावट का शिकार हैं ये उसका मुतबादिल है। देखिए अगर आप थकावट का शिकार हैं आप ब्रेक लें, ये सिस्टम इतना हेल्पफुल नहीं हो सकता। अगर आप थकावट है, आपकी रोड पर तवज्जो ही नहीं है, तब भी ये सिस्टम आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। तो कंपनसेट कभी भी नहीं करेगा, ये कभी भी मुतबादिल नहीं होगा कि अगर आप थके हुए और गाड़ी नहीं चला सकते तो पूरा रास्ता इसी सिस्टम के सहारे चलते रहें, नहीं, ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है। सिर्फ पहले दो आंसर ठीक है और देखिए हमारा ये आंसर दुरुस्त है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। यू आर ड्राइविंग एट हाई स्पीड इनटू अ बैंड, कि आप एक मोड़ पे बड़ी तेज़ी से अपनी गाड़ी चला रहे थे। व्हाट कुड हैपन इफ़ यू हैड टू ब्रेक सडनली, अगर आपको अचानक से ब्रेक लगाना पड़े तो क्या हो सकता है। आप
गाड़ी चला रहे थे तेज़ स्पीड से और मोड़ आया, मोड़ काटते हुए अगर आपको अचानक से ब्रेक लगाना पड़े तो क्या हो सकता है? माई व्हीकल कुड लूज इट्स ग्रिप ऑन द रोड, कुड लूज इट्स ग्रिप ऑन द रोड, कि मेरी जो गाड़ी है वो हो सकता है कि मैं अगर ब्रेक लगाऊं, तेज़ स्पीड से जा रहा था तो गाड़ी को झटका लगे और वो रोड पे अपनी ग्रिप, जो उसकी रोड पे जो पकड़ है वो कम हो जाए, वो साइड पे कहीं आगे पीछे भी हो सकती है अगर मैं तेज़ स्पीड के ऊपर जल्दी से ब्रेक लगाऊंगा। विल कॉन्स्टेंटली मेंटेन इट्स ड्राइविंग स्टेबिलिटी विद द स्टेबिलिटी कंट्रोल। देखें, ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है कि वो मुस्तकिल वो उसकी जो स्टेबिलिटी है कि वो स्टेबल रहेगी, वो बिल्कुल मुतवाज़न रहेगी, चलती रहेगी, उसका कंट्रोल अच्छा रहेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक तो आप बड़ी तेज़ स्पीड से बैंड पे जा रहे थे और आपने अचानक से आपको किसी वजह से ब्रेक लगाना पड़ा, कोई रुकावट सामने हो सकती है, कोई गाड़ी सामने से आ सकती है, कोई भी वजह हो सकती है। तो अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो ड्राइविंग स्टेबिलिटी है विल कॉन्स्टेंटली मेंटेन, मुस्तकिल तौर पे मेंटेन रहेगी। ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको पता है अगर आपके पास ABS सिस्टम हो भी, उसके बावजूद भी आपके स्टीयरिंग या ASR सिस्टम हो, तब भी बैंड के ऊपर, मोड़ के ऊपर आपकी गाड़ी को फिर भी खतरात लाक होते हैं। तो ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है। कुड स्किड आउट ऑफ द बैंड, ये मुमकिन है कि आपकी गाड़ी बैंड से बिल्कुल बाहर निकल जाए, कि आपने अचानक ब्रेक लगाया, आप टर्न ले रहे थे, आपने मोड़ काटते हुए अचानक से ब्रेक लगाया, तो फोर्स हमने पहले भी देखा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला, तो वो उसकी वजह से आपकी गाड़ी हो सकता है कि उस बैंड से, उस मोड़ से बाहर की तरफ जाए। क्योंकि आप पता है जब भी आप टर्न ले रहे होंगे, अगर आप जिस जाने भी टर्न ले रहे हैं, वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो जो ताकत है, वो आपकी गाड़ी को बाहर की जानिब, उस बैंड से बाहर की जानिब फेंकने की कोशिश करती है। तो ये दो जवाब ही इसके दुरुस्त हैं। हम चलेंगे अपने अगले सवाल पे। वन ऑफ योर टायर्स बस्ट वाइल यू आर ट्रैवलिंग एट हाई स्पीड ऑन एन ऑटोबान। आपका एक जो पहिया है गाड़ी का, कोई भी पहिया हो सकता है, वो फट गया। आप मोटरवे पे थे, गाड़ी चला रहे थे, मोटरवे पे आपकी गाड़ी का पहिया फट गया। व्हाट डू यू डू? आपको क्या करना चाहिए? आपकी जिम्मेदारी बनती है क्या करें? इमीडिएटली अप्लाई द ब्रेक्स फुली एंड मूव ऑन टू द हार्ड शोल्डर, कि फ़ौरन से ज़ोरदार किस्म की ब्रेक लगाएं और हार्ड शोल्डर, जो रोड का एक इजाफी हिस्सा होता है, उस पर चले जाएं। देखिए, इमीडिएटली आपकी गाड़ी का पहिया फटा है, अगर आप फ़ौरन से ब्रेक लगाएंगे, वो पहिया फटा भी था और आपने ज़ोर से ब्रेक भी लगाया, तो हो सकता है गाड़ी आपके कंट्रोल से ही बाहर हो जाए। इमीडिएटली ब्रेक नहीं लगाना आपने। Stop if possible on the hard shoulder, switch on hazard warning lights and place the warning triangle. रोक लें गाड़ी को हार्ड शोल्डर पे, अगर जगह है मुमकिन है तो हार्ड शोल्डर पे गाड़ी को रोकें। और आपको पता है कि जब कभी भी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है, कोई वजह होती है, दूसरी गाड़ियों को बताने के लिए कि आपने बताना है कि मेरी गाड़ी ख़राब है या टूट फूट का शिकार है, वो आपको देख सकें। वो ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ी को देखे बगैर स्पीड से आगे निकल जाए, आपसे टकरा जाएँ। तो आपने हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स, जो खतरे की 2 लाइट पीछे लगी होती है, आपने वो ऑन करना है, और एक वार्निंग ट्राइंगल जो कि 100 मीटर के फासले पर हमने रखना होता है, वो हम वहाँ पर रख देंगे। ये आंसर दुरुस्त है। थ्रोटल डाउन इफ़ नेसेसरी, स्टेयर अगेंस्ट एंड ब्रेक कॉशियसली। सबसे अहम चीज़ कि जो गाड़ी का अपना मोमेंटम है, जो गाड़ी आप ब्रेक लगाना शुरू कर दें तो गाड़ी खुद ब खुद ही थ्रोटल डाउन, उसका जो ये भी टेक्निकल टर्म होती है कि आपका जो इंजन ऑयल है या जो आपका इंजन की स्पीड है, उससे जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, उसको खुद ब खुद ही अपने तौर पे वो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर ज़रूरी है, टायर फटा है, तो गाड़ी खुद ही अपनी मोमेंटम से ही उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। स्टेयर अगेंस्ट, और आप अगर आपकी गाड़ी टायर फटने की वजह से उल्टे हाथ पे या सीधे हाथ पे किसी जानिब हो रही है, तो आपने कोशिश करनी है उसके अगेंस्ट कि वो गाड़ी एक तरफ मुड़ ना जाए। ऐसा ना हो कि गाड़ी एक तरफ दूसरी गाड़ी से टकरा जाए, आपने उसके खिलाफ अगेंस्ट थोड़ा सा, अगर उल्टे हाथ पे मुड़ रही है टायर फटने की वजह से, आप उसको थोड़ा स्टीयरिंग को सीधे हाथ पे घुमा के हार्ड शोल्डर पे, जो कि रोड के साइड वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर लगा दें और ब्रेक करें कॉशियसली। कभी भी आपने इमीडिएटली ब्रेक अप्लाई नहीं करनी। पहले आपकी गाड़ी का पहिया फट चुका है, आप अचानक से ब्रेक लगाएंगे तो मुमकिन है कि वो पहली गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर थी, उसकी वजह से आपने फोर्सफुली, आपने ताकत से उसका ब्रेक दबाया है, तो उसके इंजन के ऊपर जो फ़र्क पड़ेगा, जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा था, गाड़ी को ताकत दे रहा था, उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, तो आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है। तो हमेशा एहतियात से ब्रेक लगाएं, स्टीयरिंग करें कंट्रोल, और थ्रोटल डाउन, उसका जो अपना इफेक्ट है उससे आप होने दें। ये 2 आंसर इसके दुरुस्त नज़र आते हैं। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल के ऊपर। व्हाट कैन यू चेक ऑन योर टायर? क्या आप अपने गाड़ी के पहिए पर क्या देख सकते हैं? ये सवाल हम आगे भी आएगा। यूनिफॉर्म वेयर ऑफ द प्रोफाइल। आप यूनिफॉर्म वेयर, आप देखें, प्रोफाइल ये भी एक टेक्निकल टर्म होती है। इसमें ये होता है कि आपकी गाड़ी के ऊपर एक पहिए पे मुख्तलिफ़ चीज़ें दी होती हैं। अगर मुमकिन होगा तो मैं यहाँ आपको शायद ई बुक के अंदर दिखा सकूँ। ये देखें, पहिए पे मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। इनमें से एक अहम चीज़ होती है कि गाड़ी किस तारीख़ को बनी,
वो आपने देखना होता है। इसके अलावा इसके कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि कुछ सवाल उसके एग्ज़ाम में एक दो आगे आएंगे, वो हम कवर कर लेंगे, सब जानना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये जो प्रोफाइल होती है, नॉर्मली ऐसा होता है कि आपका जो रिम है, रिम से लेकर टायर की इस वाले हिस्से तक का, या ऊपर वाले हिस्से तक का फासला, उसको हम लोग प्रोफाइल कहते हैं। हाइट प्रोफाइल होती है, इसकी सब डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी कि ये इस हफ्ते में और इस साल में बना, इसकी हाइट वाली प्रोफाइल इतनी है, हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल। वो आपको ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इन में रखें कि आप टायर के ऊपर क्या क्या चेक कर सकते हैं कि उसकी जो प्रोफाइल है, एक यानी उसके रिम से लेकर टायर के किनारे तक का जो फासला है, वो जितना लिखा हुआ है 55 सेंटीमीटर जो भी लिखा हुआ है उतना है कि नहीं। प्रोफाइल, जो दूसरी प्रोफाइल्स हैं, यूनिफॉर्मिटी की प्रोफाइल है, हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल, डिफरेंट प्रोफाइल होती हैं आपके पहिए पे, वो आप देख सकते हैं। और एज ऑफ द टायर, ये टायर कब बना था, ये भी मुमकिन है। इसका एक सवाल इम्तिहान में भी आता है और शायद आगे भी आएगा, तो हम वहाँ भी देखेंगे कि हमने उस टायर की किस वीक में बना था, किस सन में बना था, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। तो बहरहाल ये सब चीज़ें आप टायर के ऊपर चेक कर सकते हैं। जस्ट आफ्टर ड्राइविंग ऑफ यू टेस्ट द ब्रेक्स। वाई? आपने जैसे अपनी गाड़ी चलाई उसके फ़ौरन बाद आपने ब्रेक चेक किया, ब्रेक लगाया, रोड खाली था, कुछ भी आपको लगा कि आप ब्रेक लगा सकते हैं, आपने ब्रेक लगाया। क्यों? टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द ब्रेक्स, कि चेक करें कि ब्रेक जो है वो इफेक्टिव है भी कि नहीं, क्विकली जल्दी से काम कर भी रहा है कि नहीं। हो सकता है गाड़ी काफ़ी दिनों के बाद आप चला रहे हो सकता है वो किसी और की गाड़ी हो, तो आपका हाथ सेट ना हो गाड़ी के ऊपर। तो इसलिए जैसे आपने गाड़ी चलाई आपने ब्रेक लगाया। क्यों? उसकी क्या वजह थी? ये चेक करने के लिए कि गाड़ी के ब्रेक ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। टू ब्लीड द ब्रेक सिस्टम क्विकली, नहीं, ये कह रहे हैं कि आपका जो, आप इसलिए ब्रेक लगाते हैं कि जो ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड वगैरह या जो उसको चीज़ें चाहिए ब्रेकिंग सिस्टम के लिए, जो उसमें मादा वगैरह बह रहा है जो कि ब्रेकिंग में हेल्प करता है, वो जल्दी से उसके अंदर फैल जाए। ऐसा नहीं है, वो वैसे ही आप जैसे अपने इंजन को स्टार्ट करते हैं, उस आजकल एडवांस गाड़ी हैं तो वो पूरे सिस्टम में या पूरे जो उसने अपना फैलाव, जो इंजन ऑयल ने या जो आपका फ्यूल है उसने कैसे डिवाइड होना है तमाम सिस्टम के ऊपर, वो जल्दी से हो जाता है। तो आप इसलिए नहीं कर रहे कि आप ब्रेक लगाएं ताकि ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर जो आपका ऑयल होना चाहिए, ऑयल पैड्स के अंदर वो ब्रेकिंग सिस्टम में ऑयल आ जाए तो आपके ब्रेक सही से काम करें, वो वैसे ही कर रहे होंगे। आप जिस इसलिए चेक करते हैं कि जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो इफेक्टिव, वो मौसर है कि नहीं, जो आप जितनी ब्रेक कर रहे हैं उतना वो काम कर रहा है कि नहीं। ये जवाब हमारा दुरुस्त है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। इन विच केसेस इज इट इम्पेरेटिव टू टेस्ट द ब्रेक्स? कब ये ज़रूरी है, ये लाजमी है कि आपने ब्रेक को चेक करना है? किन सूरतों में ये वो ज़रूरी है कि आपने ब्रेक को चेक करना है? कौन से केसेस हैं? व्हेन यू ड्राइव अ डिफरेंट व्हीकल, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी जिक्र किया, अगर आप किसी और की गाड़ी चला रहे हैं जो आपकी नहीं है, कोई मुख्तलिफ गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको उसके शीशों को सेट करना होगा अपने हिसाब से, कद काट का फ़र्क होता है। इसके अलावा आपने ब्रेकिंग सिस्टम, उसका जो आपके पास क्लच का सिस्टम है, गियर का सिस्टम है, आपने सबके ऊपर एक बार चेक करके हाथ बिठाना है। तो जब आप कोई डिफरेंट व्हीकल यूज़ कर रहे हैं तो तब आप ब्रेक को यूज़ करेंगे। ईच टाइम द इंजन ऑयल इज चेंज। देखिए, इंजन ऑयल का ताल्लुक ये कि आप जब भी इंजन ऑयल चेंज करें तो ब्रेक को टेस्ट करें, इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि इंजन ऑयल पे पूरा डिपेंडेंट हो आपका ब्रेकिंग सिस्टम। ऐसा नहीं है, इंजन ऑयल से कोई ताल्लुक नहीं है आपके ब्रेकिंग सिस्टम का, वो एक अलग सिस्टम है। तो उसका ताल्लुक अलग गाड़ी के अलग मैकेनिकल सिस्टम से होता है। तो कि आपने इंजन ऑयल चेंज करें और आप ब्रेक टेस्ट करें, ये चीज़ ठीक नहीं है। इफ़ अ व्हीकल हैज़ नॉट बीन यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर काफ़ी अरसे के बाद गाड़ी आपने इस्तेमाल की है, वो इस्तेमाल नहीं हो रही थी, तब भी आप एक दफ़ा एहतियातन चेक कर लें, उसका ब्रेकिंग सिस्टम लाजमन चेक कर लें कि वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं। तो ये दो वजूहत हैं। इंजन ऑयल एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अगर मज़ीद तफसीलात लेना चाह रहे हैं कि किस तरह काम करती है, प्रोफाइल कितनी होती है, तो आपको ये सब इस ई बुक के अंदर मिल सकती है। लेकिन ये बहरहाल इतनी मैंने आपको सब चीज़ें वजाहत से बता दी हैं। और ये बता रहे हैं आप ब्रेक सिस्टम शुड ऑलवेज बी कैरीड आउट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, अगर काफ़ी देर के बाद या थर्ड पार्टी की आप कोई गाड़ी, किसी और बंदी गाड़ी चला रहे हैं तो ब्रेक सिस्टम को चेक करें। द ऑयल चेंज इज़ मीनिंगलेस विद रिगार्ड टू ब्रेक सिस्टम, कि जो ऑयल सिस्टम है आपके पास, जो इंजन ऑयल है, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तमाम जो ब्रेक का एक अपना सिस्टम है जो कि जुड़ा हुआ है उसके आपकी गाड़ी में, जो आप जो फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं कि पेट्रोल है, सीएनजी है, डीजल है, फिर उसका फ्लो, ब्रेकिंग सिस्टम का एक अपना एक लिक्विड होता है, वो किस तरह काम कर रहा है, उसका ताल्लुक इंजन ऑयल से नहीं है। इंजन ऑयल के अपने अलग काम हमने देखे थे कि वो इंजन को ठंडा रखता है, इंजन की सफाई करता है, वो सब उसके काम है। तो ये जवाब भी हमारा दुरुस्त है।